भाई मैं एक ऐसा वकील था जिसकी जीत की रेट इतनी खतरनाक थी कि अगर मैं नॉर्मल मूड में हूँ तो सामने वाली पार्टी जेल जाएगी, अगर थोड़ा सीरियस हो गया तो सामने वाला और उसका वकील दोनों अंदर, और अगर कहीं मेरा दिमाग सटक गया तो भाई फैसला सुनाने वाले जज साहब को भी चक्की पीसने भेज सकता था। लेकिन किस्मत देखो, एक एक्सीडेंट हुआ और मैं सीधा दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में लैंड हो गया। यहाँ का मैं एकदम नूब लेवल का डिवोर्स लॉयर है। ग्रेजुएशन किए 2.5 साल हो गए, 5 केस लड़े और 4 में तो ऐसी हार मिली कि मोहल्ले के कुत्ते भी मुझ पर नहीं भौंकते। हालत ये थी कि पिछले 15 दिनों से मेरे पास एक चूहा भी केस लेकर नहीं आया। जब मैं हार मानकर अपना धंधा बदलने और कोई जिम ट्रेनर बनने की सोच ही रहा था, तभी एक बुजुर्ग कपल मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। इससे पहले कि मैं उठकर कुछ पूछता, उन ताऊजी ने सीधा मुद्दे की बात छेड़ दी। कहने लगे, वकील साहब, हमारे लड़के पर बैंक लूटने का आरोप लगा है, हमें उसका डिफेंस करवाना है, बस सजा थोड़ी कम करवा दो। ये सुनते ही मेरे अंदर का सोया हुआ प्रोफेशनल शेर जाग गया। बैंक रॉबरी मतलब सीधा केस थोड़े टेढ़े होते हैं, पर मुझे अपनी डूबती नया पार लगाने के लिए ऐसा ही कोई धमाका चाहिए था जिससे मार्केट में भौकाल मच जाए। मैंने ताऊजी से कहा, जरा तसल्ली से पूरी कहानी सुनाओ कि आखिर हुआ क्या था। कहानी कुछ ऐसी थी कि ताऊजी को अचानक कोई सीरियस बीमारी हुई और उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके बेटे वोंग ली को बैंक भेजा गया ताकि इलाज के लिए ताऊजी के खाते से पैसे निकाल सके। पर बैंक वाले तो भाई हमारे यहाँ के किसी खड़ूस सरकारी बाबू से भी 4 कदम आगे निकले। कहने लगे, सबूत दो कि तुम इन्हीं ताऊजी की औलाद हो। वांगली ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, घर के सारे कागज और यहाँ तक कि हॉस्पिटल की इमरजेंसी रिपोर्ट भी मुंह पर दे मारी। पर बैंक वालों का ईगो तो जैसे सातवां आसमान पर था। बैंक के स्टाफ ने चिल्लाकर कहा कि जब तक ताऊजी खुद यहाँ चलकर नहीं आएंगे और अपनी जुबान से गवाही नहीं देंगे तब तक हम फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब ताऊजी वहाँ आईसीयू में मौत से लड़ रहे हैं, वो क्या वहां से टेलीपोर्ट होकर बैंक आएंगे। जब ये बहस चल ही रही थी तभी वहां असली वाले लुटेरे धमके और उन्होंने बैंक पर धावा बोल दिया। तभी एक लुटेरे को पता चला कि तो भाई कहानी में ट्विस्ट देखो, उस बूढ़े दादाजी के बेटे को इमरजेंसी में जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अब भाई ने आव देखा ना ताव उन लुटेरों से पैसे ले लिए जो अभी अभी डाका डाल कर आए थे। अब हमारे कानून का सिस्टम तो जानते ही हो, पुलिस ने उसे भी लुटेरों का पार्टनर मान लिया और सीधा 20 साल की जेल की सजा सुना दी। मतलब बेचारा मदद लेने गया था और उसे सीधा डकैत घोषित कर दिया। दादाजी ने हार नहीं मानी और दूसरी बार अपील की, लेकिन जज साहब तो जैसे कसम खाकर बैठे थे। उन्होंने पिछला फैसला ही बरकरार रखा। अब मामला अपनी आखिरी स्टेज यानी फाइनल ट्रायल में पहुंच गया है। अगर इस बार भी हार मिली तो बेटा सीधा रिटायर होकर ही जेल से बाहर आएगा। दादाजी तो उस पिछले वकील पर ऐसे भड़के हुए थे जैसे किसी ने उनका नेटफ्लिक्स का पासवर्ड बदल दिया हो। तभी ये झांग सुईफंग नाम की आंटी वांगजी झोंग की पीठ थपथ पाते हुए मुझसे अनीसु वकील से बोली, वकील साहब, ये केस बहुत बड़ा सिरदर्द है। हमें पता चला है कि इस बार कोर्ट की कार्रवाई का सीधा इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट होगा। बड़े बड़े नामी वकीलों ने तो डर के मारे हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई छोटा वकील भी इसे छूने को तैयार नहीं है। अब सच बताऊं तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे भाई। लाइव केस मतलब फ्री की पब्लिसिटी और तगड़ा विज्ञापन। मैंने भी हीरो बनकर तुरंत कह दिया कि अगर मैं केस नहीं जीता पाया तो 1 रुपया भी फीस नहीं लूंगा। अभी हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन ही हुआ था कि तभी एक कॉलेज की लड़की अंदर आई और बोली, सू सर, मैं काम के लिए रिपोर्ट करने आई हूँ। उसे देखते ही मुझे कुछ याद आने लगा। आखिरकार इस पुराने शरीर की यादों के कबाड़ खाने में मुझे इस लड़की का डेटा मिल ही गया। इसका नाम हेली स्वेजन। बेचारी ने यहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और आज ही ज्वाइन करने आई है। वैसे तो ये लॉ यूनिवर्सिटी की टॉपर है, पर शायद लाइफ में थोड़ा एडवेंचर और दुख चाहिए था, इसलिए मेरे जैसे छोटे वकील के पास धक्के खाने आ गई। मैंने सोचा चलो पहली ड्यूटी पे ही इसकी नानी याद दिलाते हैं और इसे सीधे कोर्ट ले गया। वहां से केस की फाइलें लेने के बाद इस बेचारी की हालत ऐसी हो गई जैसे किसकी कॉर्पोरेट ऑफिस के कर्मचारी की मंडे मॉर्निंग को होती है। मुंह लटका कर कहती है, सू सर, पहले और दूसरे फैसले में तो बंदा दोषी पाया गया है, अब इस फाइनल राउंड में हम क्या ही उखाड़ लेंगे। जब तक कोई जादुई सबूत नहीं मिलता तब तक हार पक्की है। और ऊपर से सरकारी वकील भी एकदम विलेन टाइप खतरनाक है। इसको लग रहा है कि इसका करियर शुरू होने से पहले ही फुस हो जाएगा, जैसे महीने के आखिर में खाली बैंक बैलेंस। पर इसे क्या पता कि मैंने पूरी फाइल चाट ली है और मेरा दिमाग अब इतना तेज चल रहा है जैसे सेल के टाइम पर किसी मॉल में आंटियों का दिमाग चलता है। मैंने इससे साफ कह दिया कि वोंग जी झोंग के बेटे ने कोई लूटपाट नहीं की है। ये सुनकर बेचारी हैरान तो थी, पर चुपचाप मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। केस भले ही लगभग तय लग रहा हो, पर असली मजा तो तब आएगा जब मैं उन मुजर्रिमों से मिलकर उनकी क्लास लूंगा और देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। तो भाई, अपने वान ली का केस तो किसी ऐसी वेब सीरीज के सीक्वल जैसा खिंचता ही जा रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। पहली और दूसरी बार तो कोर्ट ने इसे ऐसे रिजेक्ट किया जैसे कोई लड़का शादी के बायोडाटा में अपनी सैलरी बढ़ाकर बता रहा हो और पकड़ा जाए। अभी तक कोर्ट का आखिरी फरमान आया नहीं था, इसलिए ये बेचारा अभी भी जेल की हवा खा रहा है। मैं अपनी इंटरनली सुए जैन को लेकर सीधा उससे मिलने पहुंच गया। वान ली की हालत तो ऐसी हो रखी थी जैसे किसी ने इसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड बदल दिया हो और इसे पता भी न चले। पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था ये बंदा। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी मरी हुई आवाज में पूछा, लॉयर साहब, क्या लगता है कोई चांस है या मैं यहीं सड़ जाऊंगा? और कहा, अबे तेरे माँ बाप को वादा किया है मैंने, चांस तो छोड़, मैं तो पूरा गेम ही पलट दूंगा। वान ली को लगा शायद मैं उसे चूर्ण बेच रहा हूँ। कहने लगा, सच में या बस मुझे बहला रहे हो? मैंने भी छाती ठोक कर कह दिया, देख भाई, अगर केस नहीं जीता
तो एक पैसा भी नहीं लूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टार्टअप वाला इंटर्न बिना पगार के काम करता है। मेरा इतना कॉन्फिडेंस देखकर उसके मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी रौनक आई, जैसे किसी जिम ब्रो को अचानक फ्री का प्रोटीन सप्लीमेंट मिल गया हो। मैंने ली हुए छेद को नोट बनाने के लिए इशार के निकाला। करीब आधे घंटे तक वान ली का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला। केस की सारी कुंडली निकालने के बाद मैं वहां से पूरे स्वैग में बाहर निकला। ऑफिस पहुंचते ही मैंने केस के पेपर्स ऐसे तैयार किए जैसे कोई मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। ली सुएझेन ने जब वो फाइल देखी तो उसकी आंखें बाहर आ गई, जैसे किसी ऑफिस मीटिंग में अपने बॉस की बुराई वाला मैसेज गलती से ऑफिस ग्रुप पर भेज दिया हो। उसने कहा, सु लॉयर साहब, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो गया? इतना एग्रेसिव मटेरियल सबमिट करेंगे तो बवाल हो जाएगा। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, बेटा ये केस प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि जबरदस्त धोबी पछाड़ से ही जीता जाएगा, तुम बस अपना काम करो। ली शुए झेन बेचारी अपनी सोच में डूबी हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। इसके कुछ देर बाद जब वांग जी जोंग बेटे वांग ली के केस की फाइनल अपील की अर्जी मंजूर हो गई और भाई साहब कोर्ट का समन सीधा बैंक के लीगल डिपार्टमेंट के मुंह पर जा गिरा। बैंक वाले तो ये नोटिस देखकर ऐसे हक्के बक्के रह गए जैसे किसी सरकारी दफ्तर के बाबू को बिना रिश्वत के काम करने बोल दिया हो। वांगली ने उल्टा बैंक पर ही केस ठोक दिया था कि उनकी गलत हरकतों की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, अब उसे 3 लाख का हर्जाना चाहिए, वो भी मेंटल स्ट्रेस और दिहाड़ी के नुकसान के लिए। बैंक का मैनेजर तो ये सुनकर ऐसे तिलमिला गया जैसे किसी ने उसकी पसंदीदा वेब सीरीज का स्पॉइलर दे दिया हो। वो चिल्लाया, अबे ये क्या मजाक है, हमने उसे लूटा, उसने हमें। अब क्या चोर भी कोर्ट में आकर विक्टिम कार्ड खेलेंगे? मैनेजर ने गुस्से में लाल पीला होकर तुरंत लीगल डिपार्टमेंट को फोन घुमाया और बोला कि इस कीड़े को मसल कर रख दो। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि वांग ली का ये केस इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। बाप को बचाने के लिए चोरी और 2 साल की सजा, ये तो ऐसी हेडलाइन थी जिस पर लोग टूट पड़े। पब्लिक अब बैंक की ऐसी तैसी करने में लगी थी। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, बैंक वाले भी अजीब नमूने हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए तो ऐसे पीछे पड़ते हैं जैसे कोई जिद्दी सेल्समैन, लेकिन जब अपना ही पैसा निकालना हो तो नानी याद दिला देते हैं। कमेंट्स का सिलसिला यही नहीं रुका। एक बंदा लिखता है, भाई पैसे जमा करते वक्त ये कर्मचारी पैर छूने को तैयार रहते हैं, पर निकालने जाओ तो ऐसा लगता है जैसे अपनी जायदाद मांग ली हो। तभी कुछ बैंक के चमचे बीच में कूद पड़े और बोले, अरे भाई बैंक की गलती नहीं है, ये सब उस टेम्परेरी वर्कर का किया धरा होगा। अब तो आप जानते ही हैं, जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है सारा ठीकरा बेचारे टेम्परेरी वर्कर पर ही फोड़ा जाता है। ये देखकर तो ट्रोलर्स भी मजे लेने लगे, बोले भाई मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो, मैं भी पुणे पैसे के चक्कर में बैंक की तरफदारी वाली कमेंट्स करना चाहता हूँ। बैंक की तो अब चारों तरफ से लंका लग रही थी। उधर नांदू बैंक के बड़े साहब का कलेजा जलकर कोयला हो चुका है। इंटरनेट पर अपनी थूथू देखकर उन्होंने सीधा फरमान सुना दिया है कि अगर इस बार लाइव कोर्ट रूम में जीत हासिल नहीं की तो लीगल डिपार्टमेंट के सब लोगों को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब या तो केस जीतो या फिर किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाकर नई नौकरी ढूंढो। इधर हमारी भाई जुन लॉ फर्म में सु वकील साहब मजे से लेटकर वीडियो देख रहे हैं। इंटरनेट पर माहौल ऐसा बना हुआ है कि मानो किसी ने मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तगड़ी कंट्रोवर्सी वाला मैसेज डाल दिया हो। सु भाई को पता है कि चाहे केस जीते या हारे, पब्लिसिटी तो ऐसी मिलेगी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जल भुन जाएं। लेकिन अपनी ली शुए जिन बेचारी टेंशन में सूखी जा रही है। उसे डर है कि इतना बड़ा रायता फैला दिया है, अगर हार गए तो क्या होगा। सु ने उसे अपनी कॉन्फिडेंट वाली मुस्कान के साथ देखा और कहा, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता, बस वो लिस्ट लाओ जो मैंने मांगी थी। ली ने जैसे ही पीड़ितों की लिस्ट थमाई, सु ने पहले ही नंबर पर कॉल खड़का दिया। हेलो, मैं बाईजुन लॉ फर्म से बोल रहा हूँ। सुना है 2.5 साल पहले बैंक ने तुम्हारी बैंड बजाई थी और तुम केस हार गए थे। ली शुए जेन ये सब देखकर सोच रही है कि ये बंदा वकील है या किसी सस्पेंस फिल्म का मास्टरमाइंड। कॉलेज की किताबों में तो बड़े बड़े नियम और कानून सिखाए जाते हैं, पर ये सु तो सीधा दुनियादारी और जुगाड़ वाले रास्ते पर चल रहा है। इसकी वर्किंग स्टाइल उस चिड़चिड़े जिम ट्रेनर जैसी है जो खुद एक्सरसाइज नहीं करता पर दूसरों से पसीने छुड़वा देता है। बंदे के पास लॉ की डिग्री भले हो, पर असली टैलेंट तो इसका गवाहों को सेट करने और लोगों की दुखती नस पकड़ने में है। ये प्रोफेशनल कम और प्रोफेशनल खिलाड़ी ज्यादा लग रहा है। पूरे 2.5 घंटे तक फोन पर मगजमारी करने के बाद मैंने चैन की सांस ली। चलो भाई, सारी तैयारी एकदम चकाचक हो गई है, अब तो बस कोर्ट में इनकी बैंड बजाने का इंतजार है। अगले दिन कोर्ट के बाहर जब सुलह की बात आई तो नांदू बैंक वालों के नखरे तो देखो, जैसे किसी टॉक्सिक एक्स की ईगो हो। उन्हें सेटलमेंट से साफ मना कर दिया और बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने लगे कि कोर्ट में मुझे धूल चटा देंगे। भाई कोर्ट के बाहर तो गली का कुत्ता भी शेर बनता है। असली मजा तो तब आएगा जब जज के सामने इनकी बोलती बंद होगी। बस देखते जाओ, मैं इन्हें कैसे नानी याद दिलाता हूँ। जल्द ही कोर्ट की सुनवाई का वक्त हो गया। इंटरनेट पर इस केस ने ऐसा भौकाल मचा रखा था जैसे किसी बड़े स्टार की प्राइवेट फोटो लीक हो गई हो। कोर्ट के बाहर रिपोर्टर्स का ऐसा जमावड़ा था जैसे सेल में फ्री के कपड़े बंट रहे हो। जैसे ही नांदू बैंक का वकील वहां पहुंचा, रिपोर्टर्स उसे ऐसे घेर कर खड़े हो गए जैसे ऑफिस के लंच ब्रेक में फ्री का खाना मिला हो। ये वकील लीमो, जो अभी 20-22 साल का कल का छोकरा था, बड़े टशन में 2 बार खांसा और ऐसे कॉन्फिडेंस दिखा रहा था जैसे खुद कानून का दामाद हो। उसकी तुलना में मुझे तो कोई घास भी नहीं डाल रहा था, पर अपन को क्या। मैं चुपचाप स्माइल मारते हुए अपनी असिस्टेंट ली सुए झेन के साथ अंदर निकल लिया। अंदर जाते ही ली सुए झेन के चेहरे पर वैसी हवाइयां उड़ रही थी जैसे वाईफाई पासवर्ड भूलने के बाद किसी गेमर की होती हैं। वो नर्वस होकर बोली, सु लॉयर, ये सुनवाई तो लाइव स्ट्रीम होने वाली है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। मैंने बस एक टेढ़ी मुस्कान दी और उसे समझाया कि देख पगली,
ये पैरेलल वर्ल्ड है। यहाँ का कानून किसी सरकारी दफ्तर की फाइल जैसा ढीला नहीं है। यहाँ सिस्टम एकदम टाइट है और सबके लिए बराबर है, कोई भेदभाव नहीं चलता। अगर जज ने भी कोई झोल करने की कोशिश की तो उसे भी लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी मैंने आज के जज और उनकी पूरी टीम की अच्छी तरह से कुंडली खंगाल ली है। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि जज की कुर्सी पर बैठी है मैडम यूचाइसिया। ये नांदू कोर्ट की वाइस प्रेसिडेंट है और कानून की इतनी बड़ी उस्ताद है कि शायद सोते हुए भी धाराओं के सपने देखती होंगी। सालों से इन्होंने सैकड़ों केस निपटाए और इनका हर फैसला इतना सटीक होता है जैसे किसी मम्मी का फेंका हुआ बेलन। तो जब ये नांदू बैंक डकैती का केस इनके पास आया तो मुझे जरा भी टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मैडम अपनी ईमानदारी के लिए पूरे शहर में मशहूर हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोहल्ले में वो एक खड़ूस अंकल अपनी साफ सुथरी सफेद गाड़ी के लिए मशहूर होते हैं। कोर्ट रूम में दोनों तरफ के वकील ऐसे सज कर बैठ गए जैसे किसी रियलिटी शो के जज हो। फिर एंट्री हुई क्लर्क की, जिसने कोर्ट के अनुशासन का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया। वही पुराने घिसे पिटे डायलॉग कि भाई शांति बनाए रखो, जज साहिबा की बात मानो, और जब वो अंदर आए तो अपने भारी भरकम शरीर को सम्मान में खड़ा कर लेना। जैसे ही ये प्रवचन खत्म हुआ, यूचाइशिया अपने दो साथी जजों के साथ अंदर पधारी। मैडम ने अपना हथौड़ा मेज पर ऐसे पटका जैसे घर में चूहा देखकर कोई चप्पल पटकता है। ट्रायल शुरू हुआ और बेसिक कागजी कार्रवाई के साथ सबकी पहचान कंफर्म की जाने लगी। लेकिन असली ड्रामा तो कोर्ट के बाहर चल रहा था। इस पूरी नौटंकी की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और इंटरनेट की जनता इस पर ऐसे टूट कर पड़ी थी जैसे किसी ई कॉमर्स साइट पर 90% वाली सेल लगी हो। वहीं दूसरी तरफ नान दू बैंक के लीगल रूम में बैंक का बड़ा बॉस वांग वू और लीगल हेड सुजी चियांग इस लाइव वीडियो को ऐसे घूर रहे थे जैसे ऑफिस की सहेली का सोशल मीडिया अकाउंट। वांग वू ने धीरे से पूछा, शू भाई काम हो जाएगा ना? शू जी चियांग ने ऐसी मक्खन वाली हंसी हंसी जैसे कोई सेल्समैन चूना लगाने से पहले हंसता है और बोला, अरे वांग बॉस आप बस देखते जाओ, हमारी लीगल टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसा आपने ऑर्डर दिया था सब कुछ बिल्कुल उसी प्लान के हिसाब से चलेगा। हमारे लीगल डिपार्टमेंट को सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि सामने वाले की ऐसी धुलाई करनी है कि पब्लिक में अपनी इज्जत का झंडा गड़ जाए। वांग वू ने ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई मकान मालिक रेंट ट्रांसफर का मैसेज देखकर खुश होता है। इस बार का मामला बड़ा टेढ़ा है क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई लाइव स्ट्रीम हो रही है और मीडिया वाले तो ऐसे भूखे बैठे हैं जैसे दूर के रिश्तेदार शादी में पनीर की सब्जी ढूंढ रहे हो। नानदू बैंक के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि अगर ये केस हारे तो बैंक की साख तो मिट्टी में मिलेगी। साथ ही हमारे वांग वू भाई साहब का करियर भी उस लैपटॉप जैसा हो जाएगा जो बिना चार्जर के 1 मिनट नहीं चलता। कोर्ट में जब सारी डिटेल्स चेक हो गई तो जज यू चाई शिया ने अपना हथौड़ा बजाकर इशारा किया। अब बारी थी मेरी, यानी वादी के वकील की। मैंने अपना सूट ऐसे ठीक किया जैसे कोई मिडिल क्लास लड़का किसी शोरूम में घुसने से पहले अपनी औकात समेटता है। हमारी डिमांड्स एकदम सीधी और क्लियर थी। पहली बात, हमें पिछले कोर्ट के फैसले कतई मंजूर नहीं है। मेरे क्लाइंट ने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी उसे जबरदस्ती डकैत घोषित कर दिया गया। ये पुराने सारे फैसले कैंसिल करो और मेरे क्लाइंट को पूरी इज्जत के साथ बरी करो। दूसरी बात, इस नान दू बैंक की महान गलती की वजह से मेरा निर्दोष क्लाइंट 20 साल से जेल की रोटियां तोड़ रहा है। इसके बदले हमें 2 लाख का मुआवजा चाहिए। ये उसकी मेंटल हेल्थ और खराब हुई साख की कीमत है जो मैंने काफी बारीकी से कैलकुलेट की है, तो कोई डिस्काउंट मांगने की कोशिश भी मत करना। तीसरी बात, बैंक को सरेआम माफी मांगनी पड़ेगी। ये माफी सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि शॉर्ट वीडियो और हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम से कम 20 दिनों तक चलनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स अपनी किसी फालतू कंट्रोवर्सी के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। चौथी बात, नान दू बैंक को चाहिए कि वह हमारे क्लाइंट के लिए, तो भाई साहब बैंक के बड़े अधिकारी अब खुद मैदान में उतरकर सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट ही नहीं देंगे बल्कि नान दू बैंक में जिन और मासूम लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ है उन सबसे भी कान पकड़कर माफी मांगेंगे। कोर्ट रूम में तो ऐसा सन्नाटा छा गया है जैसे किसी ने चलती पार्टी में पुलिस बुला लियो। सबके चेहरे पर एक ही बड़ा सा सवालिया निशान है, क्या ये वकील सच में होश में है? इसकी अर्जी तो देखो। ये सिर्फ पहली और दूसरी सुनवाई के फैसले को रद्द करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कह रहा है कि मेरा क्लाइंट पूरी तरह निर्दोष है और उसकी इज्जत वापस की जाए। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये खिलाड़ी तो बैंक से मुआवजे की मांग भी कर रहा है। एक बैंक लुटेरे का वकील अब बैंक से ही 2 लाख युआन मांग रहा है। सैलरी का नुकसान, दिमागी टेंशन और मानहानि के नाम पर। भाई ये कोर्ट में केस लड़ रहा है या बैंक में फिर से डकैती डाल रहा है? ये तो ऐसा हो गया जैसे आपने जोमेटो से खाना मंगाया, खाना खराब निकला और आपने बदले में उनका पूरा रेस्टोरेंट ही अपने नाम करवा लिया। कोर्ट के बाहर जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, जिनमें बड़े बड़े वकील और कानून के उस्ताद भी शामिल थे, उन सबकी बुद्धि काम करना बंद कर गई है। उन्हें लगा था कि वकील साहब ज्यादा से ज्यादा सजा थोड़ी कम करवा लेंगे और उसे ही जीत मान लेंगे, लेकिन यहाँ तो वकील साहब सीधे जन्नत का टिकट मांग रहे हैं। ऐसी मुराद तो कोई फकीर भी नहीं मांगता। कमेंट सेक्शन में तो जनता पागल हो गई है। सब कह रहे हैं कि भाई इस वकील के लिए कमेंट्स में 666 की बारिश कर दो, चाहे ये केस जीते या हारे, पर ऐसी अर्जी तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। ऐसी डिमांड तो खुद भगवान भी पूरी न कर पाए। उधर नान दू बैंक के लीगल रूम में वांगू के माथे पर सिलवटें पड़ गई हैं, लेकिन उसके बगल में बैठा सुजी कियांग दांत चाटते हुए बोला, वांग साहब ये वकील बस फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास न तो कोई सबूत है और न कोई कानूनी दलील। देख लेना, ये पब्लिसिटी के चक्कर में खुद झूठी गवाही की सजा काटेगा और जेल की चक्की पीसेगा। उस वक्त तक हमारे नानदू बैंक की इमेज पब्लिक की नजरों में किसी वायरल रील की तरह चमक जाएगी।
वोंग वू कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई मिडिल क्लास बाप पूरी रात एसी चलने के बाद सुबह बिजली का बिल देख रहा हो। उसने ठंडिया भरते हुए कहा कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस हमें एकदम धाकड़ तरीके से जीतना है, समझे। सुजी चियांग ने फौरन हमें हाँ मिला दी, जैसे कोई इंटर्न अपने बॉस की घटिया प्रेजेंटेशन पर तालियां बजा रहा हो। तभी सामने वाला वकील ली मो अपनी टेढ़ी मुस्कान के साथ बीच में कूद पड़ा। वो बोला कि वकील साहब, जो दावे आप यहाँ ठोक रहे हो, क्या उसका कोई पक्का सबूत या कानूनी लॉजिक भी है आपके पास? अगर सिर्फ हवाबाजी करने आए हो तो याद रखना कि कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें ऐसी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी जहां टिंडर पर एक भी राइट स्वाइप नहीं मिलता। मैंने एक छोटी सी स्माइल दी, वैसी वाली जैसी हम तब देते हैं जब हमें पता हो कि सामने वाले की पेंट पीछे से फटी हुई है। मैंने कहा कि वकील साहब, मेरा सबूत देना या न देना आपकी सरदर्दी नहीं है, समझे। जज साहब लीमो अब खुद को रोक नहीं पाया और तो भाई, ये वकील साहब बिना किसी सिर पैर के ऐसी डिमांड कर रहे थे कि कोर्ट का पूरा सिस्टम ही हिल गया। जज साहिबा का पारा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई, अगर सबूत नहीं दिखाया तो समझो तुम्हारा बोरिया बिस्तर तैयार है, क्योंकि ये मजाक नहीं, सीधा जेल की टिकट कटेगी। उधर लीमो तो ऐसे शांत हो गया जैसे संडे की सुबह मोहल्ले का शोर थम जाता है। उसे लग रहा था नान दू बैंक की इज्जत भी बच गई। कोर्ट रूम में बैठी जज यूचाई सिया ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उस वकील को आखिरी वार्निंग दी। वो बोली, देखो वकील साहब, मैं यहाँ की जज हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे दावों को चेक करूँ। अगर ये सब झूठ निकला तो तुम पर झूठे मुकदमे का ठप्पा लगेगा और फिर कानून तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। क्या तुम अपनी बात पर टिके हो? ये सुनकर बेचारी ली शुए जैन के माथे पर पसीना आ गया। वो घबराहट में मेरा कोट खींचने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा मेले में खिलौने के लिए जिद करता है ताकि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं। लेकिन मैंने बहुत ही सीरियस होकर सिर हिलाया और कहा, जज साहिबा, मुझे अच्छे से पता है कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है और मैं कोर्ट में अपनी हर बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बस इतना कहना था कि पूरे कोर्ट रूम में वैसे ही शोर मच गया जैसे किसी देसी शादी में पनीर खत्म होने पर मचता है। जज साहिबा ने अपना हथौड़ा ठोकते हुए सबको चुप कराया और कहा, ठीक है, अगर तुम इतने ही श्योर हो तो अब देखते हैं कि दूसरी पार्टी क्या कहती है। अब बारी नांदू बैंक की थी। लीमो अपनी जगह से ऐसे सनकर खड़ा हुआ जैसे कोई जिम ब्रो अपनी नई टी शर्ट फ्लॉन्ट कर रहा हो। उसने अपनी दलीलें पढ़ना शुरू किया। उसका पहला पॉइंट वांगली के दावों के खिलाफ था और नानदू बैंक की तरफ से। चौथा पॉइंट, मेरे क्लाइंट की जो इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं उसके लिए पूरे 5 लाख का हर्जाना चाहिए। और हाँ, ये जो मेरा भारी भरकम वकील वाला बिल है वो भी यही लोग भरेंगे। जज साहिबा, मेरा काम खत्म। लीमो ने अपनी दलीलें ऐसे फेंकी जैसे कोई मोहल्ले का अंकल बात बात पर पुलिस की धमकी देता है। जज यूचाइशिया ने हथौड़ा बजाकर शोर शांत किया और बोली, ठीक है, दोनों की फरमाइशें सुन ली। अब जरा वादी पक्ष अपना लीगल ड्रामा, मेरा मतलब है सबूत, पेश करें। अब सबकी नजरें मुझ पर थी, जैसे दिवाली के बाद ऑफिस में बोनस की उम्मीद करने वाले एम्प्लॉय पर होती हैं। मेरी असिस्टेंटली सुए झेन के हाथ पैर ऐसे फूल रहे थे जैसे उसने वर्कआउट के पहले दिन ही सीधा 100 किलो का डंबल उठा लिया हो। वो पागलों की तरह फाइलें पलटते हुए फुसफुसाने लगी, सर, अब क्या होगा? क्या हमारे पास कोई ढंग का सबूत है या फिर हम बस ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं? उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने सोचा, बहन तू लॉ की इंटर्न है या पड़ोस की गॉसिप करने वाली आंटी? मैंने उसके हाथ से पेपर छीने और बड़े स्वेग के साथ जज की तरफ देखते हुए बोला, जज साहिबा, कानून की किताबें खोलने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरा क्लाइंट खुद बताए कि उस दिन उसके साथ क्या क्या कांड हुए थे। परमिशन मिल गई। अब हमारा वांगली अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ा हुआ। बेचारे की बॉडी पर चोट के निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर किसी रफ एंड टफ हवलदार से पंगा ले लिया हो। जब उसकी नजरें मुझ पर पड़ी तब जाकर इस बेचारे के कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली। जज साहब, गला सूख रहा है, 2 घूंट पानी मिलेगा क्या? परमिशन मिलते ही पुलिस वाले ने वांगली को पानी की बोतल थमा दी। अब पानी पीकर भाई के अंदर थोड़ी जान आई और उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू किया। सीन कुछ ऐसा था, मेरे बाप आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच फुटबॉल खेल रहे थे और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं नानदू बैंक पैसे निकालने गया पर वहां के स्टाफ ने तो अलग ही लेवल का नशा कर रखा था। बोले कि तुम खाता धारक नहीं हो इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि या तो अपने बाप को खुद यहाँ लेकर आओ, भले ही वो स्ट्रेचर पर हो, या फिर ये साबित करो कि तुम अपने बाप के असली बेटे हो। मतलब भाई, मेरा राशन कार्ड और सारे सबूत उनके लिए रद्दी के बराबर थे। अब मैं वहां स्टाफ से अपनी किस्मत रो रहा था। तभी वहां कुछ लुटेरे घुस आए और उनमें से एक ने मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। मैं भी बिना सोचे समझे वो पैसे लेकर सीधे हॉस्पिटल भाग गया ताकि बिल भर सकूं। अब हमारी वकील साहिबा यू चाइशिया ने हाथ उठाया, जज साहब, मुझे अपने क्लाइंट से कुछ बारीक सवाल पूछना है। जज ने हथौड़ा मारकर हरी झंडी दे दी, पर साथ में वार्निंग भी दे दी कि सिर्फ केस की बात करना, अपनी तरफ से कोई नई फिल्म की स्क्रिप्ट मत लिखने लगना। यू चाइशिया ने अपना काम शुरू किया, क्या तुम उस डकैती के प्लान में शामिल थे? वांगली ने साफ मना कर दिया। फिर उसने पूछा, तो जरा डिटेल में बताओ कि उस लुटेरे ने तुम्हें पैसे दिए कैसे? वांगली ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और बोला, मुझे याद है, वो एक छोटे कद का लुटेरा था। उसने मुझे जमीन पर बैठकर रोते बिलखते देखा तो मुझे फट्टू और डरपोक कहकर गाली दी और चिढ़ाते हुए पूछा कि तू इतना ज्यादा क्यों डर रहा है रे? वांगली ने बताया कि मेरा बाप हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं वहां बैठ के रो रहा था। वो लुटेरा भी शायद किसी मजबूरी का मारा था। उसने जैसे ही मेरी दुख भरी कहानी सुनी, उसने 2 गड्डियां मेरे हाथ में थमा दी। इसे कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स के साथ थोड़ा इमोशन। बैंक लूटने आया है लेकिन गरीब की मदद भी कर रहा है। मतलब क्या ही लॉजिक है भाई। वकील ने फिर चुटकी ली, अच्छा बेटा,
तो पैसे मिलते ही तुमने सबसे पहले क्या किया? वांग ली बोला, सर मुझे याद है, पहले तो मैं डर के मारे कांप रहा था और पैसे लेने से मना कर रहा था, लेकिन उस लुटेरे ने मुझे डांटते हुए कहा कि अगर तूने ये पैसे नहीं लिए तो तू दुनिया का सबसे बड़ा नालायक बेटा कहलाएगा। बस उसकी डांट खाकर मैंने पैसे अपनी जेब में डाल लिए। भाई साहब, लुटेरा कम और किसी पड़ोस वाली आंटी की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है जो जबरदस्ती सगुन के पैसे देती हैं। अब बारी थी यू चाइशिया की। उसने जज साहब से कहा कि उसकी पूछताछ पूरी हो चुकी है, अब मैदान में मेरा टर्न आया। मैंने अपनी फाइलों में से वो पुराने जजमेंट के पेपर निकाले, जैसे कोई जिम ब्रो अपनी प्रोटीन की डिब्बी खोलता है। मैंने सीधे जज साहब से कहा कि पिछली अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो पूरी तरह से गलत था और उसमें इतने छेद हैं जितना किसी पुराने बनियान में होते हैं। मेरे क्लाइंट के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहां मौजूद हर बंदा मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने कह दिया हो कि आज से ऑफिस में काम करना मना है। कोर्ट रूम में बैठे जजों से लेकर पब्लिक तक सबकी नजरें मुझ पर टिकी थी। लाइव स्ट्रीम देखने वाली जनता का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। लोग कमेंट्स में 666 लिखना छोड़कर अब ये कह रहे हैं कि ये बंदा तो सीधा सिस्टम को ही चैलेंज कर रहा है। भाई साहब, ये कॉन्फिडेंस देखकर लोग कह रहे हैं कि ये तो एकदम गजब लेवल की बात हो गई। अब चाहे फैसला जो भी हो, यार पहले फैसले को चुनौती देना तो ऐसा है जैसे अपने ऑफिस के एचआर को ये समझाना कि तुम्हारी सैलरी क्यों बढ़नी चाहिए। रिस्की है, पर ये नया वकील पूरे स्वैग में है, जैसे इसे पता हो कि कैंटीन में आज फ्री में बिरयानी बंटने वाली है। कोर्ट में हमारी जज साहिबा यूं चाई थोड़ी टेंशन में दिखी। शायद उन्हें याद आ गया कि उन्होंने घर का गीजर चालू छोड़ दिया है। उन्होंने वकील से कहा, हाँ भाई वकील बाबू, अगर पिछली कोर्ट का फैसला तुम्हें हजम नहीं हो रहा तो जरा कानून की बारीकियों के साथ समझाओ कि क्या दिक्कत है। मैंने अपना सिर हिलाया और बोलना शुरू किया, देखिए जज साहब, पिछली कोर्ट ने मेरे क्लाइंट पर दो बड़े इल्जाम लगाए हैं। पहला ये कि वांग ली को अच्छे से पता था कि वो पैसा बैंक लूट कर लाया गया है, फिर भी उसने उसे ले लिया। कोर्ट का कहना है कि मेरा क्लाइंट उस लुटेरे का पार्टनर है और उसने मौके का को फायदा उठाकर बैंक लूटने में मदद की है। भाई, ये तो वही बात हो गई कि अगर रास्ते में कोई आपको लिफ्ट दे दे तो क्या आप उसके साथ किडनैपिंग के केस में जेल जाओगे। दूसरा पॉइंट ये कि कोर्ट ने माना कि वांग ली और उस लुटेरे के बीच जो बातचीत हुई वो उनके पार्टनर होने का पक्का सबूत है। पर असलियत क्या है वो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि मामला थोड़ा फिल्मी है। उस वक्त वांग ली वहां पे बैठकर फुट फुट कर रो रहा था। वो लुटेरा खुद चलकर वांग ली के पास आया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। जब वांग ली ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और उसके पास इलाज के पैसे तक नहीं है, तो उस चोर का दिल पिघल गया। उसने खुद पैसे दिए ताकि वांग ली तुरंत हॉस्पिटल जाकर बिल जमा कर सके और अपने पिता की जान बचा सके। और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, अब देखो यार, हमारे वांगली भाई का कहना है कि उस वक्त उनकी हालत टाइट थी और वो बुरी तरह डरे हुए थे। अब मैं जज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे की पहले से ही फटी पड़ी हो तो वो बैंक लूटने का मास्टरमाइंड कैसे बन सकता है। उसका उस वक्त सिर्फ एक ही इरादा था, अपनी जान बचाना। ठीक वैसे ही जैसे ऑफिस में बॉस के सामने हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वांगली का दिमाग भी बस सर्वाइवल मोड पर था। और ऊपर से उस मुजरिम ने वांगली को गालियां भी दी थी, जिससे साफ पता चलता है कि वो गुंडा वांगली की हरकतों से चिढ़ा हुआ था। अब सोचो, सामने वाले के हाथ में खतरनाक हथियार है और उसका एक भी गलत विचार वांगली को सीधे ऊपर वाले के पास वीआईपी एंट्री दिला सकता था। ऐसी सिचुएशन में अपनी जान बचाना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि ये कानून के हिसाब से बिल्कुल जायज है। इसलिए हम पिछली अदालतों के उन फैसलों को सिरे से खारिज करते हैं जिन्होंने मेरे क्लाइंट को गुनहगार माना था। मेरी ये दलील सुनकर पूरे कोर्ट रूम में वैसी ही खलबली मच गई जैसे अचानक इंटरनेट बंद होने पर मचती है। सब लोग चकरा गए और फिर मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई चमत्कार कर दिया हो। वांग ली की आंखों में भी चमक आ गई। उसे लगा कि भाई अब तो जेल की रोटी खाने से बच गए और ये बैंक वाले अब हारने वाले हैं। ली सुए झेन भी मुझे बड़े गर्व से देख रही थी, जैसे उसे अपनी चॉइस पर बड़ा नाज हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ बैंक का लीगल हेड वांग वो गुस्से से एकदम लाल पीला हो रहा था। वो अपने डिपार्टमेंट के हेड सूजी कियांग को ऐसी कातिल नजरों से देख रहा था जैसे उसने उसकी कोई पर्सनल फोटो लीक कर दी हो। वांग वू ने एकदम ठंडे और डरावने लहजे में कहा, शू मिनिस्टर, आपने तो मुझसे कहा था कि। तो यहाँ बैंक का प्रेसिडेंट वांग वू ऐसे गरज रहा है जैसे किसी ने उसका पर्सनल वाईफाई पासवर्ड चुरा लिया हो। वो लीगल डिपार्टमेंट के हेड शुजी छियांग की क्लास लेते हुए बोला, अबे हुए, तूने तो बड़ी बड़ी बातें हकीं की थी कि हम ही जीतेंगे, अब ये क्या तमाशा है। सामने वाला वकील तो खुलेआम बेगुनाही का झंडा गाड़ रहा है। अगर बैंक की इज्जत मिट्टी में मिली और पैसा डूबा तो तुम लीगल डिपार्टमेंट वालों को बोरिया बिस्तर समेटकर लात मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे, या दिमाग का ढक्कन खोलूं। बेचारा सूजी छियांग ऐसे पसीने पहुंच रहा है जैसे जिम में पहले दिन ट्रेडमिल पर चढ़ गया हो। वो हकलाते हुए बोला, अरे बॉस चिल मारो, अभी तो बस शुरुआत है। वो सामने वाला वकील थोड़ा स्मार्ट जरूर है, पर हमारे लीगल वाले भी कोई फ्री की रोटी नहीं तोड़ रहे। पहली सुनवाई के अभी वो पॉइंट्स आने बाकी हैं जो असली खेल दिखाएंगे। हमारा पलड़ा अभी भी भारी है। वांग वू ने केस की फाइल पर एक कड़क नजर डाली और गुर्राते हुए बोला, देख ले, कोई भी गड़बड़ हुई तो खैर नहीं। इस कोर्ट की लाइव स्ट्रीम पर अपनी नजरें गड़ाए रख और जैसे ही कुछ उल्टा पुल्टा हो मुझे तुरंत रिपोर्ट कर। मेरा तो इसे देखकर खून खौल रहा है, याद रखना। ये केस हमें हर हाल में जीतना है। वांग वू के केबिन से बाहर जाते ही शूजी छियांग ने चैन की लंबी सांस ली। उसके माथे पर पसीने की बूंद ऐसे चमक रही थी जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स में फंसा हुआ कोई बेचारा नया इंटर्न। वैसे तो उसे पूरा भरोसा था कि जीत उनकी होगी, पर पता नहीं क्यों उस सामने वाले वकील को देखकर उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, भाई कहीं
ये बाजी पलट न दे। फिर उसने तुरंत अपने गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और खुद को समझाया, पागल हो गया है क्या? एक छोटे मोटे लॉ फर्म का मामूली सा वकील हमें कैसे हरा सकता है? ये तो वही बात हो गई कि कोई गली का नन्हा सा पिल्ला सीधे शेर की गुफा में घुसकर उसे चैलेंज कर दे। इधर कोर्ट रूम में मैं यानी तुम्हारा भाई अपना भाषण पूरी टशन के साथ खत्म कर चुका था। जज साहिबा यू छाइसिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी पैनी नजरें लीमो की तरफ घुमा दी। जज साहिबा ने पूछा कि क्या बैंक या प्रोसिक्यूटर को कुछ और कहना है। इधर लीमो के तो दांत किटकिटा रहे थे। मन ही मन गाली दे रहा था कि येसु भाई कितना बड़ा खिलाड़ी है यार। मतलब काम की दो बातें बता दी और बाकी के पॉइंट्स ऐसे डकार गया जैसे कोई दूर का रिश्तेदार शादी की प्लेट से पनीर के टुकड़े गायब कर देता है। लीमो ने हाथ उठाया और बोला, जज साहिबा मेरा एक सवाल है। यू चाइसिया ने उसकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर परमिशन दे दी कि भाई जो बोलना है अभी बोल ले। अब हमारा लिमो लंबी सांस खींचता है और पहली सुनवाई वाला पेपर निकालता है। वो बोला, जज साहिबा ये सामने वाला वकील जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है ना, उसे सीधे रिजेक्ट मारो। इसकी वजह बहुत सिंपल है। ये बंदा सिर्फ मलाई मलाई चाट रहा है और कड़वी बातें छुपा रहा है। इसने फैसले के पहले 2 पॉइंट्स तो बताए पर तीसरे वाले को ऐसे इग्नोर किया जैसे हम यूट्यूब के फालतू एड्स को करते हैं। कोर्ट ने साफ माना था कि वांग ली को अच्छे से पता था कि वो पैसा बैंक का है, फिर भी वो उसी पैसे को लेकर हॉस्पिटल में बिल भरने चला गया। और तो और वांग ली ने खुद माना है कि बैंक से निकलने के बाद उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, वो एकदम सेफ था। तो बॉस, ये कोई जान बचाने वाली मजबूरी या इमरजेंसी वाला मामला नहीं था, बल्कि उसका खुद का सोच समझ कर लिया गया फैसला था। अब मेरा इस वकील साहब से बस एक छोटा सा सवाल है, जब तुम्हारे क्लाइंट को पता था कि वो पैसा बैंक की प्रॉपर्टी है तो वो पुलिस को फोन करने के बजाय सीधे हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास अपनी किस्मत आजमाने क्यों चला गया? बैंक का पैसा या तो सरेंडर कर देना चाहिए था या फिर किसी सेफ लोकेशन पर पहुंचने का इंतजार करना चाहिए था। पर हमारे वांगली भाई साहब ने क्या किया? सीधे हॉस्पिटल जाकर बिल भर दिया। इसका मतलब साफ है बॉस, उसे अच्छे से पता था कि ये पैसा बैंक से लूटा गया है। ऊपर से भले ही किडनैपर्स ने उसे धमकाया हो, पर बैंक से बाहर निकलते ही वो खतरे से बाहर था। तो यहाँ जान बचाने वाली मजबूरी वाला लॉजिक नहीं चलेगा। ये सीधा सीधा बैंक लूटकर अपने बाप का इलाज कराने जैसा है। अब देखो, मैं मानता हूँ कि बाप के लिए उसका प्यार एकदम सच्चा है, जैसे किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के का अपने दहेज। मेरा मतलब है अपनी मेहनत की कमाई के लिए होता है। पर कानून की किताब में ये क्राइम है। जज साहब, मेरी बात पूरी हुई। ये बोलकर लिमो ने मेरी तरफ ऐसे टशन में देखा जैसे ऑफिस का वो कलीग जिसने बॉस के सामने आपकी चुगली कर दी हो। ये आखिरी की कुछ लाइनें उसने सिर्फ इसलिए जोड़ी क्योंकि उसे पता था कि बाहर जनता का पारा हाई है। उसे केस भी जीतना था और बैंक की इज्जत का कबाड़ा होने से भी बचाना था, वरना बैंक वाले उसे सैलरी की जगह ठेंगा दिखाते। तभी जज साहब ने पूछा, हाँ भाई, दूसरी पार्टी को कुछ कहना है या मैं चाय मंगवाऊं? लिमो मुझे ऐसे चैलेंज दे रहा था जैसे कोई शर्मा जी का लड़का एग्जाम में टॉप करने के बाद पड़ोसियों को देखता है। मेरे चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। भाई, इसी पल का तो इंतजार था। मैंने कहा, जज साहब, मुझे अपोजिट वकील की किसी बात से कोई एतराज नहीं है। इनका पॉइंट एकदम सही है, पर एक छोटी सी चीज है जो हमारे ये वकील साहब ओवर कॉन्फिडेंस में भूल गए। मैं बस इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब भाई, ये क्या बात हुई? मतलब ये साबित कैसे होगा कि वांग ली के पास जो पैसे हैं वो बैंक के ही हैं? क्या इसके लिए कोई पक्का सबूत है? अपोजिट पार्टी के वकील ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मेरे क्लाइंट वांग ली ने बैंक का पैसा लेकर अस्पताल का बिल भरा है, जिससे उसका इरादा साफ हो जाता है। लेकिन बॉस, असली सवाल तो अभी भी वही खड़ा है कि ये पैसा बैंक का ही है। ये बात कैसे प्रूव होगी? मेरा ये उल्टा सवाल सुनते ही लीमो की बोलती ऐसे बंद हो गई जैसे किसी जिम ब्रो को बिना सप्लीमेंट के हैवी वर्कआउट करने बोल दिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बकवास है कि बैंक के पैसे को बैंक का साबित करो। ये सवाल थोड़ा ज्यादा ही अजीब था। सिर्फ लीमो ही नहीं, कोर्ट में बैठे बाकी लोग भी अपना सिर खुजलाने लगे कि भाई, ये कौन सा नया सिस्टम है? ऐसा टेढ़ा सवाल कोई कैसे पूछ सकता है? लाइव स्ट्रीम देख रही पब्लिक भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। लोग सोच रहे थे कि ये वकील तो सच में कुछ अलग ही लेवल का खिलाड़ी है। बैंक से कह रहा है कि साबित करो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। ये केस तो अब उस दिशा में जा रहा है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। लोगों का दिमाग खराब होने लगा है कि बात तो वांगली की सजा कम कराने की थी, और ये वकील तो सीधा बैंक पर ही अटैक कर रहा है। मामला काफी मजेदार हो गया है। कोर्ट रूम में मेरे इस खतरनाक सवाल ने लीमो को एकदम चुप करा दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अगर कानूनी नजरिए से देखें तो मेरा सवाल बिल्कुल सही था, लेकिन अगर असली दुनिया के हिसाब से सोचें तो भाई, बैंक से लूटा हुआ पैसा बैंक का नहीं होगा तो क्या पड़ोसी की छत से टपकेगा? इधरली शुए झिन मुझे ऐसे देख रही है जैसे उसे मेरी चाल समझ आ गई हो। यू चाइशिया भी अब जज साहब की तरफ शांति से देखते हुए हमारे वकील भाई ने पूछा कि क्या बैंक के पास अपनी बात का कोई पक्का सबूत या कानूनी आधार है? फिर उसने पहले के ट्रायल की फाइल ऐसे निकाली जैसे कोई लड़का अपनी पुरानी मार्कशीट ढूंढ रहा हो। उसने कहा कि भाई देखो, जब डकैती हुई तो बैंक के अंदर जबरदस्त अफरा तफरी मची थी। उन चोरों ने सिर्फ बैंक की तिजोरी नहीं साफ की, बल्कि वहां मौजूद शरीफ ग्राहकों को भी लूट लिया और सारा पैसा एक ही बोरे में कचरे की तरह भर दिया। अब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखो। उस डाकू ने बोरे में हाथ डाला और मजे से 2 गड्डियां निकालकर वान ली को दे दी। अब सवाल यह है कि क्या वो पैसा बैंक की तिजोरी का था या उस किसी बेचारे ग्राहक का जो अपनी बहन की शादी के लिए पैसे निकालने आया था। अगर बैंक ये साबित नहीं कर सकता कि वो नोट उन्हीं के हैं, तो मेरे क्लाइंट पर बैंक लूटने का इल्जाम तो टिकता ही नहीं। ये तो बस ऐसा हुआ कि किस्मत के खेल में वानली को बिना मेहनत का माल मिल गया। इसे बैंक की डकैती नहीं,
बस गलत तरीके से मिला हुआ फायदा कह सकते हैं। कोर्ट में बैठे हर बंदे का दिमाग ऐसे घूम गया जैसे किसी ने सरेआम उनका हॉटस्पॉट बंद कर दिया हो। जज साहिबा यूचाई शिया ने अपने करियर में सैकड़ों केस सुलझाए थे और इस्वान ली वाले केस का शहर में काफी भौकाल था, इसलिए कोर्ट के बड़े बॉस ने उन्हें जज बनाया था। पर भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा और अजीब लॉजिक उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सुना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस वकील को शाबाशी दें या घर भेज दें, पर क्योंकि सब कुछ कानून के दायरे में था, इसलिए उन्होंने अपनी तीखी नजरें सीधा नान दू बैंक के अधिकारियों पर टिका दी कि भाई अब तुम ही कुछ बोल लो। जज ने जब पूछा कि क्या विपक्ष के पास इस बात का कोई सबूत या कानूनी पॉइंट है, तो भाई साहब लीमो का तो जैसे कलेजा ही फट गया। मतलब अब बैंक को यह साबित करना पड़ेगा कि बैंक का पैसा बैंक का ही है। ये तो वही बात हो गई कि आधार कार्ड दिखाने के बाद भी मोहल्ले की आंटी पूछे कि बेटा तुम किसके लड़के हो। लीमो का मन तो था कि वहीं खड़े होकर गालियों का कीर्तन शुरू कर दे, पर उसे पहले ही एक वार्निंग मिल चुकी थी। अगर इस बार उसने लिमिट क्रॉस की तो उसे कोर्ट रूम से ऐसे धक्के मारकर निकाला जाता जैसे किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की पार्टी में इंटर्न को बिना परमिशन के फ्री की दारू पीते देख बॉस निकाल देता है। बेचारा अपनी भड़ास दबाकर हाथ उठाते हुए बोला, जज साहब मुझे इस बात पर सख्त ऐतराज है। जब तक कोई कस्टमर बैंक की चौखट के अंदर है, उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अब चाहे डाकू बैंक की तिजोरी लूटे या किसी कस्टमर का झोला, अगर वो बैंक के हॉल के अंदर है तो वो सारा माल बैंक की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये सिंपल रेंट एग्रीमेंट जैसा लॉजिक है। जब तक आप घर के अंदर हो, सुरक्षा मकान मालिक की सिरदर्दी है। इसमें ये फर्क करना ही बेकार है कि लूटा कौन गया, क्योंकि जो भी गया वो बैंक का ही नुकसान है। लीमो अपनी आंखों से शिवेई के चिथड़े उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर अपना सीवेई तो एकदम चिल था। उसने ऐसी स्माइल दी जैसे उसे पता हो कि उसने सामने वाले के वाईफाई का पासवर्ड हैक कर लिया है। उसने हाथ उठाया और बोला, जज साहब ये जो लीमो भाई साहब लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, इस पर मुझे भारी ऐतराज है। ये बैंक की प्रॉपर्टी वाला इमोशनल ड्रामा यहाँ काम नहीं करेगा। मैं आपको ठीक 6 महीने पुराने उस कानूनी केस की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें कस्टमर ने बैंक काउंटर से पैसे निकाले और जैसे ही कैश उसके हाथ में आया, वहीं कोने में मौके की तलाश में बैठे एक लुटेरे ने, देखो भाई ये बैंक वाले भी ना कसम से गजब का माल फूंकते हैं। कहानी ये है कि कुछ लुटेरों ने बैंक के अंदर ही एक कस्टमर के 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने चोरों को तो पकड़ लिया, पर पैसा वो तो चोरों ने पार्टी शार्टी करके सुहा कर दिया। अब वो बेचारा कस्टमर जब बैंक के पास गया कि भाई तुम्हारे हॉल में पैसा चोरी हुआ है, तो बैंक वालों ने साफ कह दिया, बॉस काउंटर छोड़ा और नाता तोड़ा। मतलब इनका लॉजिक वैसा ही है जैसे जिम का ट्रेनर फीस लेने के बाद आपको ऐसे देखता है जैसे आप पड़ोस के घर का कूड़ा फेंकने आए हो। बैंक ने कोर्ट में दलील दी कि अपनी प्रॉपर्टी संभालना कस्टमर की जिम्मेदारी है और कोर्ट ने भी उनकी बात मान ली। वहारे सिस्टम, इसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमारे वकील साहब ने सीधा इस बात पर उंगली उठाई है कि अगर नान दू बैंक कस्टमर के पैसे की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, तो ये बड़े बड़े दावे क्यों करता है कि बैंक के अंदर पैसा सेफ है। ये कहकर उन्होंने जज साहिबा यानी यू छाई सिया से रिक्वेस्ट की कि उस पुराने विक्टिम को गवाह के तौर पर बुलाया जाए। जज ने परमिशन दी और एंट्री हुई एक आंटी जी की, जिनका नाम है वांगमिन, उम्र करीब 46 साल। जैसे वांगमिन कोर्ट रूम में आई, उनकी नजरें सीधे लीमो पर टिक गई। लीमो को अचानक ऐसी वाइब जैसे एग्जाम में बिना पढ़े बैठने पर आती है। उसे लगा कि भाई ये तो डेंजरस वाली फीलिंग है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जज ने उनकी पहचान कंफर्म की और वांगमिन ने इमोशनल होकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो बोली, जज साहब आधे साल पहले मैंने नांदू बैंक में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी रखी थी। बैंक के लिए 1.5 लाख रुपए शायद मूंगफली के बराबर हो, लेकिन वो पैसे मेरे और मेरी बीवी और मैंने अपनी हड्डियां गलाकर सालों तक बेटे की शादी के शगुन के लिए पैसे जोड़े थे। लेकिन जैसे ही मैंने वो कैश निकाला, एक लुटेरे ने मेरी बरसों की मेहनत पर झाड़ू फेर दिया। जब पैसे वापस नहीं मिले तो वकील की सलाह पर हमने बैंक पर केस कर दिया, पर इन बैंक वालों ने तो हाथ ही झाड़ लिए। साले कहते हैं कि काउंटर छोड़ने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं। मैं कोर्ट में केस हार गया, पर आज मैं स्नान दू बैंक से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा सस्ता नशा करके नियम बनाते हो। क्या गजब का दोगलापन है भाई। जब मेरा मामला था तब बोले कि काउंटर के बाहर हम जिम्मेदार नहीं, और अब जब खुद फंसे हो तो कह रहे हो कि बैंक हॉल के अंदर हुई लूट की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर नियम यह है कि ग्राहक जब तक हॉल के अंदर है पैसा बैंक है, तो फिर मेरे पैसे कहाँ हैं? निकालो मेरे खून पसीने की कमाई, वापस करो मेरा पैसा, वरना यहीं तांडव कर दूंगा। वांगमिन शुरू में तो शरीफों की तरह अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था, पर धीरे धीरे उसका मीटर ऐसा घूमा कि उसने गालियों की ऐसी बरसात कर दी कि सुनने वालों के कान से खून निकल आए। बेचारे पुलिस वाले उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब कोर्ट रूम हो या इंटरनेट की लाइव स्ट्रीम, हर जगह बस इसी दोगलेपन के चर्चे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये नान दू बैंक तो उस मोहल्ले वाली आंटी जैसा है जो दूसरों की बुराई तो करती है, पर खुद के घर में क्लेश मचा रखा है। लाइव चैट में तो जनता ने इस बैंक की ऐसी बेइज्जती की है कि बैंक का मैनेजर भी अपना चेहरा छुपाता फिरेगा। लोग एक दूसरे को ऐसी बैंकों से बचने की सलाह दे रहे हैं, जैसे कोई जिम ब्रो सप्लीमेंट के नाम पर आटे का पैकेट बेचने बचने की सलाह देता है। लाइव स्ट्रीम में तो लोग जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। जज यू चाइशिया ने अपना हथौड़ा ऐसे पटका जैसे घर की बेल खराब होने पर मोहल्ले के अंकल गेट पीटते हैं। उन्होंने वांगमिन को साफ चेतावनी दे दी कि भाई ये कोर्ट रूम है तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी का किटी पार्टी ग्रुप नहीं, जहां तुम किसी को भी गाली दे सको। अगर अब दोबारा मुझसे कोई अपशब्द निकला तो समझो सीधा रेड कार्ड मिलेगा। शंफाचनी जज की कड़क आवाज सुनकर वांगमिन का सारा जोश ठंडा पड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी में लड़ाई के बाद फूफा जी अचानक शांत हो जाते हैं।
उसने फौरन माफी मांगी और कहा, सॉरी जज साहब, भावनाओं के फ्लो में बह गई थी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यू चाई शिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे ऑफिस का वो बॉस जिसे आपकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी गवाही खत्म हो गई? वोंग मिन ने हाँ में सिर हिलाया और पुलिस वाले उसे बाहर ले गए, जैसे किसी क्लब से बाउंसर नशेड़ी को बाहर फेंकते हैं। अब जैसे ही वोंग मिन वहां से गई, जज साहिबा ने अपनी नजरें लीमो पर टिका दी। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि भाई लीमो, अब तुम्हारी इस नान दू बैंक के बारे में क्या राय है? गवाह ने तो साफ कह दिया कि तुम लोग कस्टमर की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल रहे हो। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे, या मान लूं कि तुम्हारा बैंक सिर्फ लंच ब्रेक लेने में एक्सपर्ट है? लीमो ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखून हथेली में घुसने लगे। बेचारा खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हालत उस स्टूडेंट जैसी थी जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की और अब एग्जाम पेपर देखकर उसे चक्कर आ रहे हो। उसे अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि ये केस उसके हाथ से फिसल रहा है। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को संभाला और बोला, जज साहब, अभी जो गवाह यहाँ गालियां दे रही थी, मुझे तो उसके मानसिक संतुलन पर ही शक है। जैसे इंटरनेट पर लोग छोटी सी बात पर ऑफेंड होकर गाली गलौज शुरू कर देते हैं, ये भी वैसी ही लग रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इसकी बातों को सबूत के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। लीमो ने अपनी बात खत्म की और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं वहां बैठा मन मन मुस्कुरा रहा था, जैसे मुझे पता हो कि इसकी अगली चाल क्या होगी। मेरी वो स्माइल देखकर लीमो के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी जज साहिबा उसकी अर्जी पर सोच ही रही थी कि मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे क्लास का वो बैकबेंचर जिसे अचानक से सारे आंसर पता चल गए हों। यू चाई शिया ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि अब वादी पक्ष के वकील साहब को क्या पंचायत करनी है। मैंने एक कमीनी मुस्कान दी और हाथ में पकड़े कागजात ऐसे हवा में लहराए जैसे मैं कोई इलेक्शन का पर्चा बांट रहा हूँ। लगभग 10-12 पन्ने थे। लीमो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने गलती से किसी और का टिफिन खोल लिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए जज साहब से कहा, माननीय जज साहब, हमें विपक्षी वकील की बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास आम जनता के गवाहों की एक पूरी फौज है जो ये साबित कर देगी जितनी संडे के दिन किसी सरकारी ऑफिस की सर्विस ली। लीमो की भौहें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे जिम में हैवी वेट उठाते वक्त पेट की नस। भाई का तो सच में सिस्टम हैंग हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को गाली दे या अपनी किस्मत को। अभी उसने बड़ी मुश्किल से मेरे एक गवाह को पागल घोषित करने की कोशिश की थी और मैंने बहस करने के बजाय ताश के पत्तों की तरह गवाहों की पूरी गड्डी मेज पर पटक दी। लीमो के मन में चल रहा होगा, ये बंदा कितना बड़ा कुत्ता है यार, मतलब ये क्या बदतमीजी है। उसने अपनी लाइफ में बहुत केस लड़े होंगे, पर ऐसा मेंटल ब्रेकडाउन वाला सीन उसके साथ फिलिप पहली बार हो रहा था। मैं उसे देखकर मन ही मन हंस रहा था। बेटा, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना, लग रहा था कि मुझसे बहस जीत जाओगे। मैंने बहस ही खत्म कर दी। एक गवाह पागल हो सकता है, पर ये सारे के सारे तो पागल नहीं होंगे ना। ये लोग मुझे इसलिए हल्के में ले रहे थे क्योंकि मेरा भाई जुन लॉ फर्म शादियों के लफड़े सुलझाने के लिए मशहूर है। पर इन्हें कौन समझाए कि जो बंदा रोज सास बहू के ड्रामे और कोर्ट के चक्कर काटता हो, उसके लिए ऐसे बैंक वालों को नचाना तो बाएं हाथ का खेल है। फॉर्मल कपड़ों में मेरा स्वैग देखकर इसकी हवा निकल गई थी। मैंने अपनी बात जारी रखी, जज साहब, ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि बैंक अपने कस्टमर्स की जायदाद बचाने में पूरी तरह फेल रहा है, इसलिए विपक्षी वकील की दलीलों को रद्दी की टोकरी में डाला जाए। तभी यू चाई शिया ने अपना हथौड़ा पटका और अर्जी खारिज कर दी। कानूनन बैंक का ये फर्ज है कि वो ग्राहकों के माल की हिफाजत करे, और जो सबूत मैंने दिए थे वो इतने तगड़े थे कि उन्हें मानना ही पड़ा। जैसे ही जज साहिबा यू चाई शिया ने अपना हथौड़ा टेबल पर दे मारा, नांदू बैंक की तो जैसे सांसें अटकी। लेकिन भाई, लाइव स्ट्रीम देख रही जनता का दिमाग तो सरकारी दफ्तर के कंप्यूटर से भी ज्यादा धीरे चल रहा था। सब कमेंट्स में एक ही सवाल पूछ रहे थे, अरे लो सर, ये क्या गोलमाल है। एक तरफ जज ने अर्जी को मना कर दिया और दूसरी तरफ हाँ भी बोल दिया। क्या जज साहिबा का सिस्टम हैंग हो गया है क्या? अब हमारे लोदा शियांग सर, जो कानून के असली बाहुबली हैं, उन्होंने एक ऐसी स्माइल दी जैसे वो कह रहे हो, बेटा तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो। उन्होंने समझाना शुरू किया कि देखो, यूचाई सिया ने यहाँ जो गेम खेला है ना, वो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। बैंक वालों को लग रहा था कि क्योंकि वो पहले भी कुछ केस जीत चुके हैं तो अब ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी ही नहीं है। पर भाई, कानून की किताब में साफ लिखा है कि बैंक के अंदर पैसे की सुरक्षा करना तुम्हारी सिरदर्दी है, चाहे तुम खुद को कितना भी बड़ा 30 मार्खा समझ लो। जज साहिबा ने बहुत ही चालाकी से काम लिया। उन्होंने वादी के फालतू तर्कों को तो लात मार दी ताकि कानून की इज्जत बनी रहे, पर साथ ही बैंक की उस लापरवाही पर मुहर लगा दी कि भाई, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है। नांदू बैंक के वकील तो कोर्ट में ऐसी बहस कर रहे थे जैसे जिम में जाकर सिर्फ सेल्फी लेते हो और वर्कआउट का कोई अतापई गलत थी, और वो पूरी तरह से सामने वाले के बिछाए जाल में फंस चुके थे। लोदा सियांग सर ने अपना सिर हिलाते हुए साफ कह दिया कि अब इस नांदू बैंक का बैंड बजना तय। और भाई, अगर लो सर ने एक बार कह दिया कि बैंक की लंका लगने वाली है, तो समझो अब उन्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। आखिर लो सर की पारखी नजरों से आज तक कोई बच पाया है क्या? लोदा शियांग कमेंट सेक्शन पर अपनी पैनी नजरें टिकाए हुए एक टेढ़ी मुस्कान देता है। भाई लोग, अब इस कानूनी दंगल का क्लाइमैक्स करीब है। चलो देखते हैं कि आखिर में ये वकील लोग एक दूसरे की इज्जत का कचरा कैसे करते हैं और जज साहिबा क्या फैसला सुनाती है। जैसे ही कोर्ट में यूचाई शिया ने सजा का ऐलान किया, हमारा ये लीमो भाई साहब ऐसे हाथ उठाकर खड़ा हो गया जैसे क्लास का वो खड़ूस मॉनिटर जिसे सबकी शिकायत करनी हो। उसने सीधा जज फैसले पर ही सवाल उठा दिया और चिल्लाने लगा कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, ये फैसला तो इनवैलिड है।
अब लीमो के चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी ने उसकी चलती हुई नेटफ्लिक्स की फिल्म के बीच में सब्सक्रिप्शन खत्म कर दिया हो। वो झल्लाकर बोला कि आखिर ये फैसला अमान्य क्यों है। जज साहिबा ने उसे ऐसी लुक दी जैसे कोई सख्त माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे को देख रही हो। उन्होंने साफ कह दिया कि फैसला हो चुका है और डिफेंडेंट को इसकी खबर भी दे दी गई है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा खुजली है तो कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल करो, लेकिन अगर अभी एक शब्द भी और बोला तो बेटा दूसरी वार्निंग मिलेगी और फिर सीधे जेल की हवा खाओगे। लीमो की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने जिम में भारी डंबल उठाते वक्त उसकी बेल्ट खोल दी हो। अंदर ही अंदर उसका खून खौल रहा था, पर बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को पीते हुए बस इतना ही कहा, ठीक है जज साहब। यूचाई शिया ने पहले लीमो की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ अपनी नजरें घुमाई। हथौड़ा पटकते हुए उन्होंने कहा कि अब दोनों पक्ष अपनी आखिरी दलीलें पेश करें। सबसे पहले वादी पक्ष के वकील साहब शुरू हो जाएं। अब देखो भाई, कोर्ट रूम के आखिरी बयान का मतलब होता है ऐसा इमोशनल ड्रामा करना कि जज साहब भी अपनी रुमाल निकाल ले। पर मुझे पता था कि ये कोई करण जौहर की फिल्म नहीं है। यू चाई शिया वो लेडी है जिसे फालतू के रोने धोने से कोई मतलब नहीं। उसे बस कानून की किताबी भाषा और रूल्स से प्यार है, बिल्कुल आपके घर के उस सख्त बड़े भाई की तरह जिसे आपकी टूटी हुई हड्डी से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि बाइक कैसे ठुकी। मैं बड़ी शान से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, आदरणीय जज महोदय। तो भाई लोग, हमारे वादी पक्ष ने अपनी सारी दलीलें और सबूत कोर्ट के सामने पटक दिए हैं। इनका कहना है कि कानून और इंसाफ कभी किसी शरीफ को सजा नहीं देगा और ना ही किसी गुंडे को छोड़ेगा। जज साहिबा, जिनका नाम यू छाई सिया है, वो ऐसे सिर हिला रही हैं जैसे उन्होंने अभी अभी किसी जहरीली बुआ की कोई बहुत बड़ी गॉसिप सुन ली हो। अब बारी थी विलेन की, यानी हमारे लिमो भाई की। लिमो को अच्छे से पता था कि उनकी दाल अब गलने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने आखिरी दांव खेलने का सोचा। ये महाशयनान दू बैंक की तरफ से रोना रोने के लिए खड़े हुए और बोले, आदरणीय जज साहब, हमारा बैंक तो इस पूरे मामले में एक मासूम शिकार है। अब माना कि इंसान के पास इमोशन होते हैं, पर कानून तो पत्थर दिल होता है ना। तो ये हर्जाना भरने वाली बात थोड़ी नाइंसाफी नहीं लग रही आपको? मतलब भाई साहब, इनकी बेशर्मी का लेवल तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपनी का एचआर कह रहा हो कि हमने आपको नौकरी से निकाला नहीं है, बस आपको अब घर बैठकर बिना सैलरी के काम करना है। इसके बाद जज यू छाई शिया ने बिना कोई भाव दिखाए सीधे वोंगली की तरफ देखा, जो इस पूरे ड्रामे का असली शिकार है। वोंगली ने एक नजर कोर्ट की ऊंची कुर्सी पर डाली और फिर मेरी तरफ, मतलब कैमरे की तरफ देखा। उसने बस इतना ही कहा, साहब मुझे इस सुनवाई से कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी फैसला सुनाएंगे मैं उसे चुपचाप मान लूंगा। बस फिर क्या था, यू छाई सिया ने अपना हथौड़ा ऐसे पटका जैसे घर की पुरानी टीवी ठीक करने के लिए मारते हैं और 30 मिनट का ब्रेक ले लिया। आधे घंटे बाद ही पता चलेगा कि इस कोर्ट रूम सर्कस का असली जोकर कौन है। जैसे ही कोर्ट कुछ देर के लिए बंद हुआ, सब लोग खड़े हो गए और यू छाई शिया अपनी टीम के साथ वहां से ऐसे निकली जैसे ऑफिस में 5 बजते ही लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं। कोर्ट में ब्रेक क्या हुआ, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हर कोई फाइनल वर्डिक्ट को लेकर ऐसे कांप रहा था जैसे बिना जैकेट के सियाचिन पहुंच गए हों। पर तुम्हारा भाई यानी मैं एकदम चिल था। बस एक बंदी थी जो पसीने पसीने हो रही थी, हमारी प्यारी ली सुए जैन। बेचारी का ये पहला असली ट्रायल था। ऊपर से मेरी खतरनाक बहस देखकर उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे ऑफिस के पहले ही दिन पूरे महीने का काम थमा दिया हो। उसने मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर देखा और फुसफुसाते हुए बोली, सो लॉयर, आपको क्या जरा भी डर नहीं लग रहा? इतना बड़ा केस है, ऊपर से लाइव स्ट्रीम चल रहा है। इंटरनेट पर तो ऐसा तहलका मचा है जैसे किसी बड़े स्टार की शादी की फोटो लीक हो गई हो। आपको रत्ती भर भी टेंशन नहीं है क्या? मैंने उसे एक कूल लुक दिया और बोला, देख बच्ची, जो जेल जाने लायक है वो जाएगा और जो नहीं है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तू चिल मार, टेंशन हमें नहीं, उस नांदू बैंक वाले लॉयर लीमो को होनी चाहिए। उसकी शक्ल देख, ऐसा लग रहा है जैसे उसका सालों पुराना प्रमोशन किसी और को मिल गया हो। ली सुए झेन ने मुड़कर देखा तो लीमो वाकई हमें ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसकी प्लेट से आखिरी गुलाब जामुन खा गया हूँ। उसके चेहरे पर गुस्सा, जलन और डर का ऐसा मिक्सचर था जैसे किसी डेली सोप के विलेन का होता है। सुए झेन धीरे से बोली, सर, लीमो तो हमें ऐसे देख रहा है जैसे अभी उठकर हमला कर देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लोड मत ले, बेचारा योग यानी आंखों की वर्जिश कर रहा है। उसे लगा होगा कि घूरने से मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, पर उसे क्या पता कि मैं ढीठ पने की यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। दूसरी तरफ बंद कमरे में 3 जज बैठकर अपना सिर खपा रहे थे। ली चाई सिया ने बाकी दोनों जजों की तरफ देखा और पूछा, हाँ भाई, इस केस को लेकर क्या विचार हैं आप लोगों के? उनमें से एक जज अपना माथा पकड़ कर बोला, देखिए, सो लॉयर ने वोंगली को बेगुनाह साबित करने के लिए जो कानून की बातें की और जो सबूत दिए हैं वो तो एकदम सॉलिड हैं। पर पंगा यह है कि पहले वाले कोर्ट ने इसे 20 साल की सजा सुनाई थी और दूसरे कोर्ट ने भी उस पर ठप्पा लगा दिया था। अगर अब हम अचानक से उसे बेगुनाह बोल देंगे तो बाहर ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाएगी जैसे किसी टेक कंपनी ने बिना हेडफोन जैक वाला फोन लॉन्च कर दिया हो। लोग कहेंगे कि पिछले 2 जजों ने क्या भांग पी रखी थी। यूचाई सिया ने सिर हिलाकर इस बात पर अपनी रजामंदी दे दी। फैसला पूरी तरह कानून के हिसाब से होगा। पुराने सीजन्स यानी पहले के ट्रायल्स को अब कोई भाव नहीं मिलेगा। मतलब अब जो होगा वो बिल्कुल फ्रेश होगा। यू चाई सिया ने जब फाइनल फैसला तैयार कर लिया तो कोर्ट के वो 30 मिनट ऐसे कटे जैसे सैलरी आने से पहले के आखिरी 3 दिन, जिसमें इंसान एक एक रुपया गिनता है। पूरी दुनिया इस फैसले के इंतजार में अपनी पलकें बिछाए बैठी थी। फिर यूचाई सिया और उनकी पूरी मंडली ऐसे टशन में कोर्ट रूम के अंदर आई जैसे ऑफिस में एचआर इंक्रीमेंट की खबर सुनाने आ रही हो। सेक्रेटरी जोर से चिल्लाया, तमाम लोग खड़े हो जाएं, और सब के सब ऐसे अटेंशन में आ गए
जैसे स्कूल में खड़ूस प्रिंसिपल को देखकर बच्चे। अपना लीमो तो अंदर से ऐसे कांप रहा था जैसे पहली डेट पर बिल पे करने का टाइम आ गया हो। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन वहीं अपने हीरो वांग ली को देखो, भाई साहब ऐसे रिलैक्स बैठे थे जैसे उन्होंने अपनी सारी EMI टाइम पर भर दी हो। उसकी ये शांति देखकर बैंक वालों की रूह कांपने लगी थी। यू चाइसिया ने जजमेंट के कागज उठाए और सबकी धड़कनें तेज करते हुए बोलना शुरू किया। ये नानदू हाई कोर्ट का फाइनल फैसला है। केस है वांग्स ली वर्सेस नानदू बैंक। कानून पूरी तरह से अपने देश का लगेगा, कोई विदेशी लॉजिक नहीं चलेगा। जज ने साफ कह दिया कि भाई डकैती या लूट तब मानी जाती है जब तुम किसी को डरा धमका कर या हिंसा करके माल लूटो। अब वांग ली ने कोई गुंडागर्दी तो की नहीं, तो लूटपाट वाला चार्ज तो सीधा डस्टबिन में गया। वांग ली डकैत नहीं है, ये तो सिस्टम ने साफ कर दिया। लेकिन असली झोल यहाँ है। वांग ली को पता था कि वो पैसा 2 नंबर का है, फिर भी उसने उसे अपने बाप के मेडिकल बिल भरने में लगा दिया। ये तो वही बात हो गई कि फूफा जी की शादी में बिन बुलाए जाकर सारा पनीर चट कर जाना। कानून की नज़र में ये अवैध संपत्ति को ट्रांसफर करना और चोरी का माल छिपाना है। हालांकि ये सब उसने एक बहुत बड़ी इमरजेंसी और मजबूरी के चक्कर में किया था। तो भाई लोग, जज साहब ने अपना चश्मा साफ किया और फैसला सुना दिया। कोर्ट ने माना कि उस वक्त वांग ली का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था, शायद जैसे संडे की रात को मंडे की टेंशन में हमारा होता है। इसलिए वांग ली को 6 महीने की जेल की सजा तो सुनाई गई, लेकिन साथ में 1 साल का प्रोबेशन भी दे दिया। अब जिनको कानून की ABCD नहीं पता, उन्हें आसान भाषा में बता दूं कि इसका मतलब है हमारे वांग ली को जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। बस 1 साल तक शरीफ बच्चा बनकर रहना है, कोई कांड नहीं करना, और उनकी ये सजा बस नाम की रह जाएगी। मतलब समझ रहे हो, सजा मिली भी और नहीं भी। ये तो वही बात हो गई कि डाइट पर जाने की कसम खाई और अगले ही पल पिज्जा ऑर्डर कर दिया। और असली बम तो अब फूटा। कोर्ट ने नानदू बैंक की सारी दलीलें कचरे के डिब्बे में डाल दी और उल्टा बैंक को ही आदेश दे दिया कि भाई वांग ली से हाथ जोड़कर माफी मांगो। सोचो, एक बैंक आपसे माफी मांग रहा है। इतना बड़ा चमत्कार तो तब भी नहीं होता जब क्रेडिट कार्ड वाले गलती से आपका बिल माफ कर दें। जज ने साफ कह दिया कि ये आखिरी फैसला है और अगले 10 दिनों में सबको कागज मिल जाएंगे। ये सुनकर बैंक का वकील लीमो तो ऐसे बौखला गया जैसे किसी ने उसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड बदल दिया हो। वहीं नान दू बैंक का लीगल हेड सुजी छियांग, जो घर बैठे लाइव स्ट्रीम देख रहा था, उसने एक लंबी आ भरी। उसे पहले ही थोड़ी बहुत वाइब आ रही थी कि उनकी नैया डूबने वाली है, पर उसे ये नहीं पता था कि नैया बीच समंदर में ऐसे टाइटेनिक बन जाएगी। वांग ली को जेल नहीं जाना होगा और ऊपर से बैंक को दुनिया के सामने अपनी नाक कटवानी पड़ेगी। शूजी कियांग की हालत उस वक्त ऐसी थी जैसे किसी जिम वाले बंदे ने जोश जोश में भारी वजन उठा लिया हो और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे नीचे कैसे रखे बिना अपनी कमर तोड़े। उसे पता था कि अगर ये खबर उसने वांग वू को दी तो उसे अगले ही पल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ऑफिस से ऐसे निकलना पड़ेगा जैसे कोई बिग बॉस के घर से बेइज्जत होकर निकलता है। इधर नान दू बैंक के प्रेसिडेंट के केबिन में वांग वू कोर्ट की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। जैसे ही जज ने आखिरी फैसला सुनाया और स्ट्रीम बंद हुई, भाई का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा लीगल डिपार्टमेंट में घुसा और दरवाजा ऐसे लात मारकर खोला जैसे साउथ की फिल्म का विलेन एंट्री मार रहा हो। शू जी कियांग, ये क्या तमाशा है? तूने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि नान दू बैंक ही जीतेगा और लोग हमारी तारीफों के पुल बांधेंगे। क्या यही तेरी जीत है? वांग वू पहले शूजी कियांग के साथ बैठकर ये तमाशा देख रहा था, पर जब हार तय लगने लगी तो अपने केबिन में जाकर छुप छुप कर देखने लगा, जैसे कोई बच्चा चोरी छिपे बोर्ड का रिजल्ट चेक करता है। ये सिर्फ एक केस की बात नहीं थी, ये बैंक की इज्जत का कचरा होने की बात थी। नान दू बैंक एक छोटा सा लोकल बैंक है और अगर एक बार इनकी मार्केट में थू थू हो गई तो समझो कस्टमर ऐसे गायब होंगे जैसे उधार मांगने वाले दोस्त गायब हो जाते हैं। वांग वू का मूड इस वक्त शेयर मार्केट के उस ग्राफ जैसा था जो सिर्फ नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा था। जब फैसला सुनाया गया तो वांग वू का सब्र का बांध टूट गया और वो सीधा सूजी कियांग को धोने पहुंच गया। बेचारा सूजी कियांग मन ही मन सोच रहा था कि उसकी क्या गलती है। अब उसे क्या पता था कि ये साई जी नाम का वकील, जो अब तक सिर्फ मियाँ बीवी के झगड़े और तलाक के केस हैंडल करता था, क्रिमिनल केस में आकर सबका ऐसा बैंड बजाएगा। ऊपर से जज साहिबा यूत्साई सिया इतनी खतरनाक सीनियर जज थी कि उनके फैसले पर उंगली उठाना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था। अब अपील करने का तो कोई चांस ही नहीं बचा था। शू जी कियांग ने डरते डरते बोला, प्रेसिडेंट वांग, इस बार हमारी लीगल टीम से भारी मिस्टेक हो गई है। हम हार तो गए पर इसे पूरी तरह हार नहीं कह सकते। हारने के बाद बस एक माफी मांग लेनी है और अगर हमने पब्लिक में अपनी हवा बना ली तो आखिर में जीत तो हमारे नानदू बैंक की ही होगी। वांग वू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, ओए ओपिनियन का क्या अचार डालूं? जब कोर्ट ने हमें सरेआम माफी मांगने को कह ही दिया है तो कौन सी इज्जत बच गई? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ घास छील रहा हूँ? केस हारने के बाद कौन सी हवा बनेगी बे? शूजी क्या की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तो बस बॉस को मक्खन लगाने के लिए यह बकवास की थी, उसे खुद नहीं पता था कि अब करना क्या है। वांग वू ने हाथ झटकते हुए कहा, देख भाई, अगर इस केस की वजह से बैंक की साख पर जरा भी आंच आई तो तू अपने लीगल डिपार्टमेंट वाली कुर्सी को टाटा बाय बाय बोल देना। तू सीधा रोड पर मिलेगा। शूजी कियांग कुछ कहना चाहता था पर वांग वू तो गुस्से में रॉकेट बनकर वहां से निकल लिया। बेचारा शूजी कियांग वहीं खड़ा मुंह देखता रह गया। उसने सोचा था सब कुछ सेट है, पर कहां से ये शादी ब्याह वाला वकील बीच में आ गया जिसने क्रिमिनल केस में इनकी लंका लगा दी। ये तो वही बात हो गई कि कोई गली का हलवाई अचानक से 5 स्टार शेफ की नौकरी छीन ले। इधर कोर्ट में जज यू चाइशिया और बाकी संपन्न न्यायाधीश जज लोग अपनी कुर्सियों से उठकर चले गए। भले ही वांग ली को तुरंत रिहा नहीं किया गया क्योंकि उसने जो पैसों की हेराफेरी की थी उसकी कागजी कार्रवाई तो करनी ही थी, पर अब उसे सिर्फ कुछ महीनों की सस्पेंडेड सजा मिली थी। जहां उसे पहले 20 साल की चक्की पीसनी थी
वहां अब ये सजा तो बस एक छोटे से ब्रेक जैसी थी। पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। ली सुए झेन तो खुशी के मारे पागल हो रही थी। वह सु लॉयर की तरफ देखकर ऐसे उछली जैसे उसकी कोई भारी लॉटरी लग गई हो। वो एक्साइटमेंट में कांपते हुए बोली, सु लॉयर, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। 20 साल की जेल को आपने कुछ महीनों की मामूली सजा में बदल दिया। यह तो वही बात हो गई कि किसी को फांसी होने वाली थी और आपने उसे बस एक मच्छर के काटने जितनी सजा दिलवाई। सु लॉयर, यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। लिसुए झेन अपनी एड़ियों के बल थोड़ा ऊपर उचक कर खुशी से झूम रही थी। अब जरा हमारी लिसुए झेन को तो देखो, मैडम की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, जैसे इसे बिना लाइन में लगे संडे की बिरयानी मिल गई हो। मैंने तो पहले ही कहा था ने संडे की ये केस हम ही जीतेंगे। जज यू चाइशिया के फैसला तो मेरे दिमाग में पहले से ही फिट था। अगर मेरी जगह कोई और ऐरा गैरा वकील होता तो उसकी तो कोर्ट में ही हवा निकल जाती। लोअर कोर्ट के 20 साल की सजा वाले फैसले को पलटना उतना ही मुश्किल है जितना जिम में लेग डे वाले दिन वर्कआउट करना। पिछले वकील तो बेचारे बस नाम के थे, और इस बार ये जो गोल्डन माउथ वाला महंगा वकील लाए थे, भाई साहब ने कोशिश तो पूरी की पर मेरे लॉजिक के आगे उसकी एक न चली। असल में इस पूरे रायते में सबसे बड़ा सवाल ये था कि वांग ली ने डकैती की है या नहीं। बस यही वो एक पॉइंट था जहां मैंने बाजी पलट दी। जैसे ही मैंने उस डकैती वाले इल्जाम की धज्जियां उड़ाई, नान दू बैंक और सरकारी वकीलों का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और ऊपर से हमारी जज साहिबा यू चाइशिया, भाई साहब वो कानून की असली खिलाड़ी हैं। वो उन रिश्तेदारों जैसी नहीं है जो बिना बात के पंचायत करें। उन्हें बस कानून की सच्चाई से मतलब है, इसलिए ये रिजल्ट आना तो पक्का ही था। मैंने ली सुए झेन से कहा कि अब ये दांत दिखाना बंद करो और जल्दी से ये फाइलों का कबाड़ समेटो। अभी और भी बहुत सारे पापड़ बेलने बाकी हैं। बेचारी ली सुए झेन ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और मेरे पीछे ऐसे बोली जैसे स्कूल की छुट्टी के बाद कोई बच्चा टीचर के पीछे चलता है। हम बाहर निकल ही रहे थे कि वहां वो लीमो खड़ी थी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसकी शादी में जाकर सारा पनीर का स्टार्टर अकेले खत्म कर दिया हो। उसके चेहरे पर हार और नफरत का ऐसा कॉकटेल था कि क्या ही बताऊं। ली सुए झेन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, सु सर, वो बैंक वाली वकील तो आपको ऐसे देख रही है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे छोड़ो भी, शायद मैडम आज सुबह अपनी आंखों की एक्सरसाइज करना भूल गई होंगी, वही कर रही हैं। हमें क्या, हम तो अपने रास्ते चलेंगे। मेरी ये बात सुनकर लीमो के चेहरे का रंग ही उड़ गया। पर हम तो अपनी स्वैग में वहां से निकल लिए। बेचारा लीमो, हारने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई है जैसे जिम में पहले ही दिन किसी ने उसके ऊपर 100 किलो का डंबल गिरा दिया हो। उसे अब खून की उल्टियां करने का मन कर रहा है, पर क्या फायदा। और ऊपर से ये दोनों नमूने, मतलब मेरे और ली शुए झेन की बात कर रहा है। उसके बगल से गुजरते हुए इतनी जोर जोर से खुसर पुसर कर रहे थे जैसे मोहल्ले की आंटियां किसी की नई बहू के सूट पर कमेंट कर रही हो। भाई इतनी पास खड़े हो तो क्या उसे बहरा समझ रखा है। खैर, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने बैंक की ऐसी तैसी कर दी है और फाइनल फैसला चुकाए। लीमो ने अपना सामान समेटा और मेरे पीछे पीछे कोर्ट के बाहर ऐसे निकला जैसे कोई बच्चा स्कूल से सस्पेंड होकर घर जा रहा हो। बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स का ऐसा मेला लगा था जैसे किसी सेल में फ्री का सामान मिल रहा हो। कुछ तो पहले से ही फोन पर हेडलाइन लिखवा रहे, धमाका, नामदू बैंक को लगा नानी याद दिलाने वाला झटका, आखिर जीत गया सच। जैसे ही मैं बाहर आया, इन रिपोर्टर्स ने माइक मेरे मुंह में ऐसे घुसा दिए जैसे डॉक्टर जबरदस्ती कड़वी दवाई पिला रहा हो। सवाल देखो इनके सु लॉयर, आपका इस जीत पर क्या कहना है? और ये बैंक के पैसे को बैंक का ही साबित करने वाला अतरंगी लॉजिक आपके दिमाग के कौन से कोने से आया था? हमने तो सुना है कि आपकी फर्म बस शादी ब्याह के लफड़े सुलझाती है, फिर आपने इस क्रिमिनल केस में बैंक की बैंडा कैसे बजा दी? मैंने भी अपना कोट थोड़ा झाड़ा, स्टाइल मारा और बोला, देखो भाई, हमारी फर्म वैसे तो शादी के झगड़ों के लिए जानी जाती है, पर हमारे वकील क्रिमिनल केस से लेकर पैसों के घपलों तक सब में उस्ताद हैं। हर फील्ड में हमारी पकड़ एकदम प्रो लेवल की है। तो अगर आपको भी कभी कचहरी के चक्कर काटने पड़े तो सीधे चले आना हमारे भाई जुन लॉ फर्म पर, एकदम बढ़िया सर्विस मिलेगी। मैंने अपनी 32 दांत वाली चमकती मुस्कान दिखाई, तगड़ा एडवर्टाइजमेंट चिपकाया और ली शुए झेन को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। वहां बस नामदू बैंक के लोग अपनी फटी किस्मत लेकर खड़े थे। तभी एक रिपोर्टर कैमरा लेकर ली मो के पास पहुंच गया और बोला, ली लॉयर, केस शुरू होने से पहले तो आप कॉन्फिडेंस में ऐसे उछल रहे थे जैसे आपने ही सारा कानून लिखा हो, पर अब इस अंजाम पर क्या कहेंगे जो आखिर में एक ऐसी लॉ फर्म से हार जाना जिसका नाम तक किसी ने मोहल्ले के पोस्टरों पर भी नहीं सुना था। ये तो वही बात हो गई कि कोई नौसिखिया लड़का किसी प्रो प्लेयर को वीडियो गेम में हरा दे। ऊपर से रिपोर्टर ने तो लीमो के जले पर नमक क्या, पूरा तेजाब ही छिड़क दिया। उसने सीधा पूछ लिया कि भाई, क्या तुम्हारी अपोजिशन वाले लॉयर के साथ कोई अंदरूनी सेटिंग थी? क्या तुम बिके हुए हो? अब लीमो की तो जैसे रूह ही काम गई। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सबसे फेवरेट वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड डिलीट कर दिया हो। वो मन ही मन चिल्ला रहा था कि भाई, ये तो सीधा दिल पे वार कर दिया तुमने। क्या मैं तुम्हें कोई फिल्म का अंडर कवर एजेंट लग रहा हूँ जो अपनी ही टीम की लंका लगा दूंगा? पिछली बार जब ये बंदा कोर्ट में घुसा था तो ऐसा टशन झाड़ रहा था जैसे खुद को इस दुनिया का बॉस समझता हो, लेकिन बाहर निकलते वक्त इसकी हालत किसी ऐसे एम्प्लॉय जैसी थी जिसे ऑफिस में सबके सामने बॉस से झाड़ पड़ी हो। केस क्या हारा, लीमो की तो इज्जत के सरेआम चीथड़े उड़ गए। जैसे ये ड्रामा खत्म हुआ, मीडिया वालों ने तो नान दू बैंक के पीछे पड़कर उनकी ऐसी तैसी कर दी। हर जगह बस एक ही डायलॉग वायरल हो रहा था,
बैंक ये कैसे साबित करे कि बैंक का पैसा बैंक का ही है? भाई साहब, ये लॉजिक तो ऐसा है जैसे कोई सास अपनी बहू से पूछे कि इस घर के बेलन पर उसका नाम कहाँ लिखा है। बैंक की इज्जत का तो कचरा हो ही चुका था, पर असली मजा तो तब आया जब इंटरनेट पर एक कंपैरिजन वीडियो आग की तरफ फैल गया। वीडियो के शुरू में हमारा लीमो भाई पूरी चौड़ में कह रहा था कि जीतने के चांस की टेंशन मत लो, सबको पता है कि फैसला क्या आएगा, और वीडियो के अंत में दिखाई गई उसकी हार के बाद वाली झुकी हुई पीठ। कैप्शन में लिखा था, एक खामोश पीठ का राज। कंटेंट में लोग मजे ले रहे थे कि लीमो को तो शुरू से ही पता था कि नांदू बैंक के केस हारेगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा असल में एक जांबाज जासूस है। उसने एक छोटी सी शादी वाली लॉ फर्म को जिताने के लिए 10 साल तक बैंक के अंदर घुसकर मेहनत की ताकि बैंक की लंका लगा सके। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधा बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर वाला सीन हो गया कि 10 साल तक सीधा बॉलीवुड की सस्पेंस का इंतजार किया। वीडियो अपलोड होते व्यूज का पहाड़ खड़ा हो गया और हर कोई नीचे कमेंट्स में यही कह रहा है कि भाई, मैंने पहली बार सुना दुश्मन के घर में घुसकर वकील साहब ने जो गेम पलटा है ना, भाई साहब कतई सिस्टम ही फाड़ दिया। मतलब ऐसी धुलाई तो कोई वॉशिंग मशीन भी नहीं करती। अब इस जहरीले वकील को भी लोग दूध का धुला बता रहे हैं। इंटरनेट का भी अपना ही अलग स्वेग है। चाहे सच बताओ फिर भी मजे लेने से कोई बाज नहीं आता। कमेंट सेक्शन में तो अलग ही लेवल की शायरी चल रही है कि 10 साल तक दुश्मन की गोदी में बैठा रहा ताकि एक दिन उसकी कुर्सी खींच सकूं। भाई इतना सस्पेंस तो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में भी नहीं होता। अब आ जाओ नान दू बैंक की इंटरनल मीटिंग में, जहां वांग वू का पारा 7वें आसमान को छू रहा है। वो हाथ में वीडियो लिए ऐसे तड़प रहा है जैसे किसी ने उसका नेटफ्लिक्स पासवर्ड बदल दिया हो। वो चिल्लाया, इसका क्या मतलब है बे? बैंक का नमक खाते हो और बैंक की ही लंका लगा रहे हो। क्या हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा इसलिए किया था कि तुम हमारी नाक कटवाओ? उसने तुरंत फरमान सुना दिया कि ली मो की इस हरकत से बैंक की इज्जत का कचरा हो गया है, इसलिए उसे अभी के अभी लात मारकर निकाला जाता है। लीमो बेचारा अपना सिर पकड़कर बैठा है कि भाई मैं इस घटिया तरीके से फेमस हो जाऊंगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने भी एटीट्यूड में अपना झोला उठाया और सोचा कि भाड़ में जाए, ऐसी नौकरी टैलेंट होगा तो कहीं भी काम मिल जाएगा। इधर बैंक की तो ऐसी फजीयत हुई कि पूछो मत। इनकी इज्जत सीधा पाताल लोक में जा गिरी है। अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये लोग ग्राहकों के पैर धो धोकर पी रहे हैं और पुराने केस में हारे हुए लोगों को उनका पैसा वापस कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ब्रेकअप के बाद कोई लड़का जिम जाकर अपनी बॉडी दिखाने की कोशिश करता है। इन्होंने मीडिया को भी मोटे पैसे खिलाए ताकि उनके हक में खबरें चले, पर जनता इतनी भी भोली नहीं है कि इनके इस दिखावे में फंस जाए। नांदू बैंक वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहाया जैसे कोई फ्लॉप मूवी का प्रोड्यूसर आखिरी उम्मीद में प्रमोशन में उड़ाता है। बड़ी मुश्किल से मामला थोड़ा शांत हुआ ही था कि तभी एंट्री हुई हमारे कानूनी इन्फ्लुएंसर लोदा शियांग की। इस बंदे ने एक वीडियो डाली जिसका टाइटल था, इस साल की सबसे हिला देने वाली कोर्ट हियरिंग। अब लो भाई, इंटरनेट की दुनिया के वो ताऊ हैं जिनकी बात हर कोई मानता है। जैसे ही उनकी वीडियो आई, नांदू बैंक की खरीदी हुई पीआर टीम की बोलती ऐसे बंद हो गई जैसे जिम में पहले दिन भारी वजन उठाने की कोशिश में किसी की हवा निकल जाती है। वीडियो में लोगों ने कानून के एक एक पन्ने इसको ऐसे समझाया जैसे घर के बड़े हमें सरकारी नौकरी के फायदे समझाते हैं। हालांकि वीडियो में बैंक का नाम छिपाने के लिए धुंधला कर दिया गया था। पर इंटरनेट की जनता बहुत तेज है भाई। कमेंट सेक्शन में भले मानुषों ने चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि ये काली करतूतें नांदू बैंक की ही हैं। बैंक की रही सही इज्जत का कचरा ऐसे हुआ जैसे दिवाली की सफाई में पुराने कबाड़ का होता है। दूसरी तरफ हमारी भाई जुन लॉ फर्म में माहौल किसी सरकारी दफ्तर जैसा शांत था। केस जीतने के शुरुआती 2 दिनों में तो भीड़ ऐसे आई जैसे किसी शादी में मुफ्त की पनीर की सब्जी पर टूटती है। लेकिन अफसोस, इनमें से आधे से ज्यादा लोग सिर्फ मुफ्त की सलाह लेने वाले चुलबुल पांडे थे। जैसे ही मैंने फीस का जिक्र किया, ये लोग ऐसे गायब हुए जैसे ग्रुप ट्रिप के प्लान के वक्त सैलरी वाले दोस्त गायब हो जाते हैं। एक भी ढंग का केस हाथ नहीं लगा। कुछ महिलाएं तो सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाने और शादीशुदा जिंदगी का गम बांटने आ रही थी। अब भाई मैं वकील हूँ, मोहल्ले की आंटी नहीं, तो मैंने उन सबको हमारी ली स्वे झेन की तरफ मोड़ दिया। आखिर औरत ही औरत के दुख को समझ सकती है ना। पर पता नहीं क्यों ली स्वे झेन से 10 मिनट बात करने के बाद वो औरतें कैसे भागती जैसे किसी ने उन्हें ऑफिस ग्रुप में गलती से बॉस की बुराई वाला मैसेज भेजते देख लिया हो। खैर, 2 दिन बाद जब ये शोर शराबा कम हुआ और मैं थोड़ा खाली हुआ तो मैंने 5,000 रुपए खर्च करके 2 दिनों में अपने इस टूटे फूटे ऑफिस की काया पलट करवा दी। देखने में तो अब ये जगह किसी असली ऑफिस जैसी लग रही है। कम से कम उस कबाड़खाने से तो बेहतर है जो पहले था। पूरे 5,000 उड़ा दिए मैंने फर्नीचर और कुछ जरूरी सामान पर। चलो, कम से कम अब कोई क्लाइंट आएगा तो उसे ये नहीं लगेगा कि वो किसी किडनी चोर के अड्डे पर आ गया है। मैं भी अपनी मेहनत देखकर खुद को शाबाशी दे रहा हूँ। बड़ा सोचना और बड़ा करना, ये तो मेरा मंत्र है, पर फिलहाल तो ये सिर्फ एक छोटा सा कदम है। दिक्कत बस एक ही है, ऑफिस तो चमक गया पर काम का नामो निशान नहीं है। यहाँ ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे किसी फ्लॉप फिल्म के पहले दिन का मॉर्निंग शो। इंटरनेट पर ऐड चलाकर देख लिए, पर रिस्पॉन्स वैसा ही है जैसे टिंडर पर मेरी प्रोफाइल का, यानी बिल्कुल जीरो। मीडिया वाले विज्ञापन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। वैसे इस बीच दूसरे बड़े फर्म्स से मुझे क्रिमिनल लॉयर बनने के ऑफर तो बहुत आए, पर भाई दूसरों की गुलामी करने में वो मजा कहाँ जो खुद का कैपिटलिस्ट बॉस बनने में है।
इसलिए मैंने सबको ठेंगा दिखा दिया। पिछला केस जीते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और बाहर सूरज ऐसे आग उगल रहा है जैसे कोई नाराज फूफा। मैं यहाँ मस्त एसी की ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां ले रहा हूँ और मेरी बेचारी इंटर्न ली सुए जेन पागलों की तरह काम में जुटी है। वो रोलाओ सी के वीडियोज के नीचे जाकर धड़ाधड़ हमारे फर्म का प्रमोशन कर रही है। कोई हाई फाई तरीका नहीं, बस सीधा साधा देसी जुगाड़। कमेंट सेक्शन में बस एक ही बात लिखी है, इस बार केस जीतने वाले वकील नान दुबई जुन फर्म के सुबाई साहब हैं, सिविल हो या क्रिमिनल। ये बंदा कानून का असली उस्ताद है। अगर केस जीतना है तो सीधे यहीं चले आइए। आधे घंटे तक लगातार कॉपी पेस्ट का कीर्तन करने के बाद ली सुए जैन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने हार मानकर मुझसे पूछा, सु वकील साहब, क्या इस तरह पागलों की तरह कमेंट करने से सच में कोई क्लाइंट आएगा? मुझे तो लग रहा है कि ये सब बेकार है। न कोई रिप्लाई आ रहा है और न ही इनबॉक्स में कोई हलचल है। मैंने भी अपना एकदम सीरियस चेहरा बनाया और उसे ज्ञान देना शुरू किया। मैंने कहा, अरे भाई, एक दो कमेंट से क्या होता है? ये तो मार्केटिंग की तपस्या है, इसमें सब्र चाहिए। और फिर क्या तुम ढेरों केस लड़कर बड़ी वकील नहीं बनना चाहती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम जल्द से जल्द अपनी इंटर्नशिप पूरी करके प्रमोशन पा जाओ? मैं उस बेचारी मासूम इंटर्न को कामयाबी के वो हसीन सपने दिखा रहा था जिसे कॉर्पोरेट की भाषा में मीठी गोली देना कहते हैं। ली शुए जेन बेचारी एकदम मशीन की तरह काम में जुटी हुई थी, जैसे कोई इंटर्न पहली बार सैलरी मिलने की उम्मीद में रात रात भर जागकर काम कर रहा हो। मैंने कैलेंडर की तरफ एक नजर घुमाई। आज वोंग ली की जेल वाली कानूनी कार्यवाही पूरी होने वाली थी। 20 साल की लंबी चक्की पीसने की सजा से सीधा बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका था। और देखो, जैसा मैंने सोचा था, भाई साहब अपने मम्मी और पापा का सहारा बने भाई जुन लॉ फर्म के दरवाजे पर हाजिर भी हो गए। उनके चेहरे की चमक देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जिंदगी का जैकपॉट दे दिया हो। भाई, 20 साल की सजा का सीधा सस्पेंडेड हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो वैसा ही मिरेकल है जैसे कोई जिम ब्रो अपनी पहली ही वर्कआउट वीडियो में सच में वजन उठा ले। अगर मैं बीच में ना आता तो जब ये जेल से बाहर निकलता तब तक दुनिया मंगल ग्रह पर शिफ्ट हो चुकी होती और इसे स्मार्टफोन चलाना तक नहीं आता। मैंने उनके सामने पानी की बोतलें रखी और वोंग ली केस में वो सबसे कीमती कागज थमाया, कोर्ट का वो आखिरी फैसला जो अब तक मेरा था। मिस वोंग ली ने उसे इतनी सावधानी से मुड़कर अपने पहले आईफोन का बिल संभाल कर रखता है। फिर उसने अपने बैग से एक काला पैकेट निकाला। सु वकील, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये आपकी 1 लाख युआन की फीस है। वोंग ली ने बड़ी इज्जत से कहा कि अगर मैं ना होता तो वो अगले 10-15 साल तक जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। और अब फैसला, अभी कुछ ही महीने हुए हैं और ये देखो पूरे 1,20,000 का गड्ढू। वांग ली ने ये कहते हुए पैसे मेरे गोद में ठूंस दिए कि ये तो बस एक छोटी सी भेंट है, इसे रख लीजिए। उधर उसके घर वाले वांग जी झोंग और झांग चुईफेन भी ऐसे पीछे पड़ गए जैसे मोहल्ले की चाची जबरदस्ती शादी में शगुन का लिफाफा पकड़ा रही हो। कहने लगे, वकील सु, ये केस आपकी वजह से ही सुलझा है, बाकी लुटेरे वकील तो इससे कहीं ज्यादा फीस मांगते। आप तो बस ये रख लो, आपने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब भाई, जब लक्ष्मी खुद घर चलकर आए तो ना कहना तो पाप है। वैसे भी इस तरह के केस में दूसरे बड़े वकील दूसरी सुनवाई तक पहुंचते पहुंचते 1,80,000 तो डकार ही जाते हैं। मैंने तो वांग ली को सीधे जेल की काल कोठरी में चक्की पीसने से बचा लिया। तो इतना पैसा तो बनता है बॉस। आखिर वकीलों की फीस भी तो वैसी होती है जैसे जिम के ट्रेनर की, जितना मुश्किल टारगेट उतनी तगड़ी फीस। जैसे ही मैंने पैसे जेब में डाले, वांग ली ने ऐसी चैन की सांस ली जैसे ऑफिस का खूसट बॉस अचानक छुट्टी पर चला गया हो। फिर अचानक उसके खुराफाती दिमाग में एक बत्ती जली। उसने धीरे से पूछा, वकील सु, क्या आप शादी ब्याह के कानूनी झमेले यानी तलाक वाले केस भी हैंडल करते हैं? मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई डॉक्टर अपने मरीज को हार्ट सर्जरी के तुरंत बाद समोसे खाते देख ले। मैंने मन ही मन सोचा, भाई भी तो जेल की हवा खाते खाते बचा है और बाहर आते ही अब तलाक का केस लड़कर अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ाना चाहता है। क्या जोश है। वांग ली सोफे पर अपनी कमर ऐसे हिला रहा था जैसे पुरानी खटारा गाड़ी की सीट चरमराट कर रही हो। मेरी तीखी नजरें देखकर उसने झट से सिर हिलाया और बोला, अरे नहीं वकील सु, मेरा वो प्रोबेशन पर हूँ, दोबारा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर अपनी लंका नहीं लगवाना चाहता। दरअसल मेरा एक बचपन का जिगरी यार है जिसे अपनी बीवी से छुटकारा चाहिए यानी तलाक लेना है। अगर आप तलाक के केस देखते हैं तो मैं उसे आपके पास भेज देता हूँ। भाई, वांग ली की इस वफादारी की तो दाद देनी पड़ेगी। खुद अभी मुसीबत की कीचड़ से बाहर निकला है और मेरे लिए नया क्लाइंट ढूंढने लगा। ऐसे दोस्त अगर सबके पास हो तो बिजनेस की मार्केटिंग के लिए किसी सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बंदा तो बिल्कुल सही समय पर सही दांव खेल रहा है। भाई साहब, आज तो वांग ली ने बिना किसी डिस्काउंट कूपन के ही मुझे असली वाली खुशी दे दी। मैंने एकदम टशन में उससे कहा, अरे बिल्कुल भाई, हमारी लॉ फर्म तो शादियां तुड़वाने में गोल्ड मेडलिस्ट है, ये बात तो तुझे पता ही होगी। वांग ली ने अपना सिर ऐसे खुजलाया जैसे उसने गलती से किसी रिश्तेदार की शादी की ग्रुप फोटो देख ली हो। वो बेचारा शर्मिंदा होकर बोला, सो लॉयर्स सर, पिछली बार जब आपने मेरा केस लड़ा था तो आपके स्वैग को देखकर मुझे लगा आप सिर्फ खतरनाक क्रिमिनल केस वाले गुंडों को ठिकाने लगाते हो। मैंने भी थोड़ी हवाबाजी करते हुए कह दिया, देखो भाई, मैं क्रिमिनल केस का एक्सपर्ट तो हूं ही, पर ये मियाँ बीवी के क्लेश सुलझाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब थोड़ा बहुत तो बड़ा चढ़ाकर बोलना पड़ता है ना, आखिर दुकान भी तो चलानी है। वैसे मुझे हर तरह के केस की जानकारी है तो मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला था। मेरी बात सुनकर वांगली तो ऐसे उछल पड़ा जैसे उसका रुका हुआ रिफंड बिना केवाईसी के वापस आ गया हो। वो एकदम एक्साइटेड होकर बोला, फिर तो मेरे जिगरी दोस्त का काम बन गया। उसे तलाक मिलने की अब पूरी उम्मीद है। उसकी खुशी देखकर मुझे लगा कि शायद उसका दोस्त किसी बहुत ही भारी मुसीबत में फंसा है। मैंने उससे पूछा, भाई तू इतना खुश क्यों हो रहा है,
क्या तेरे दोस्त की लाइफ सच में नर्क बन चुकी है या फिर ये बस कोई छोटा मोटा झगड़ा है? वांग ली का चेहरा एकदम से गुस्से में लाल हो गया, जैसे उसने जिम में बिना पार्टनर के बहुत भारी वजन उठा लिया हो। वो बोला, सु लॉयर सर, अगर उसका तलाक हो गया ना तो समझो उसे जीते जी सीधा जन्नत में वीआईपी एंट्री मिल गई। उसने सोफे पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि मुझे लगा सोफे के स्प्रिंग अभी बाहर आ जाएंगे। फिर वो खुद ही शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी सर, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था। पर क्या बताऊं, मेरे दोस्त की बीवी इतनी अजीब है कि इंटरनेट पर मिलने वाले टॉक्सिक ट्रोल भी उसके सामने शरीफ लगे। वो इतनी ज्यादा सिरफिरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे बस अपने भाई जैसा दुख हो रहा है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। वांग ली की आंखों में अपने दोस्त के लिए वही दर्द था जो एक सच्चे दोस्त को तब होता है जब उसका भाई किसी गलत स्कीम में पैसे फंसा देता है। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो अपने भाई की चोट को खुद महसूस कर रहा हूँ। देख भाई, मैंने अभी अभी अनजर रुपए का ये कड़क सूट खरीदा है और इसे पहनकर मैं किसी साउथ फिल्म का विलेन लग रहा हूँ, तो मेरी फीलिंग्स खराब मत कर, पर तू रो मत। पहले ये बता कि तेरे उस लंगोटिया यार का सीन क्या है? मैंने ली सुए झेन को पास बुलाया और बोला कि डायरी निकाल और इस बेचारे का दुखड़ा नोट कर। वांगली ने गर्दन हिलाते हुए पूरी जन्म कुंडली खोल दी। उसका दोस्त एक सीधा साधा प्रोग्रामर है, महीने के 19,000 कमाता है और ऊपर से नांदू शहर का जमीन जायदाद वाला बंदा है। 3 घर हैं भाई के पास, एक मम्मी पापा का, एक उसका खुद का और तीसरा जो उसने रेंट पर देने के लिए रखा था। पर असली कांड तो उसकी बीवी ने किया। उसने बहाना बनाया कि ऑफिस की किसी कलीग को घर चाहिए तो रेंट पर दे देते हैं। पर भाई को बाद में पता चला कि मैडम ने चुपके से अपने सगे भाई को वहां बिना रेंट के सेटल कर दिया है। अब इस बीवी का प्रोफाइल सुनो, 3 साल की उम्र, 1 मीटर हाइट और 65 किलो वजन। कमाती बस 3,000 है पर जलवे पूरे हैं। पीछे 2 भाई और हैं, एक ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और अब घर में बैठा बेरोजगारी का आनंद ले रहा है। दूसरा ग्रेजुएट होकर भी घर में फ्री की रोटियां तोड़ रहा है। घर वाले भी बस जैसे तैसे महीने का 19,000 कमाते हैं और उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। पर हद तो तब हो गई जब उसने बताया कि उसका दोस्त इतना बड़ा वाला शरीफ इंसान है कि अपनी पूरी सैलरी बीवी के चरणों में रख देता है। वो मैडम सारा पैसा ऐसे खर्च करती हैं जैसे कोई अनचाही शॉपिंग सेल लगी हो और महीने के आखिर तक सब साफ। हालत यह है कि भाई एक एक सिगरेट के लिए दिन भर पैसे बचाता है ताकि शाम को एक सुकून का कश मार सके। ये सब सुनकर ली सुयन भी दिमाग घूम गया। वो लिखते लिखते रुक गई और झेन का भी दिमाग घूम गया। ये शादी चल रही है या फिर कोई वन वे इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें फायदा सिर्फ सामने वाले का है? ये तो सरासर जाती है, इसे शादी तो बिल्कुल नहीं कह सकते। भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ? तो नानफांग को इन लोगों ने चलता फिरता एटीएम समझ रखा है। और भाई ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये तो वो वाला एटीएम है जो बिना किसी नखरे के बस नोट उगल रहा है। लीसु येन के दिमाग में अचानक ये बिजली की तरह ख्याल आया कि भाई अपना ये नानफांग तो पूरी तरह से किसी घटिया इन्वेस्टमेंट स्कीम का शिकार बन गया है जिसका सब मिलकर काट रहे हैं। सच कहूं तो अब ये सब सुनकर मेरा भी पारा चढ़ने लगा था और बर्दाश्त की तो सीमा ही पार हो गई थी। तो मैंने बिना किसी फॉर्मेलिटी के वांग जुन की उस फालतू बकवास के बीच में ही टांग अड़ा दी और उसे वहीं रोक दिया।